आज है जी अपनी स्ट्रेटजी की क्लास। ये आपके कोर्स की सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है। इसका एक एक मिनट आपको बड़े ही ध्यान से सुनना है। इसको लाइव ना डाल के रिकॉर्डेड डालने के मेरे दो रीज़न है। पहली बात तो ये कि इसमें कुछ समझने का तो है नहीं, खाली सुनना ही है, तो क्यों ना इसको 2x स्पीड पे आप प्ले करने का ऑप्शन आ जाएगा। अगर आपके पास ये रिकॉर्डेड रहेगी तो आपका टाइम सेव हो जाएगा। दूसरा, अगर मैं इस सेशन को लाइव लेता हूँ ना, तो बच्चे अपने ही कमेंट में बिजी रहते हैं, सर इस किताब से प्रैक्टिस कर लें क्या, सर ये कर लें क्या, सर वो कर लें क्या। तो जो मेन बात मैं बच्चों को समझाना चाह रहा होता हूँ वो नहीं सुनते, उनका ध्यान कमेंट्स पे ज़्यादा रहता है। तो इन्हीं दोनों कारणों की वजह से मैं जो स्ट्रेटजी वाला सेशन है इसको डाल रहा हूँ जी रिकॉर्डेड। लेकिन ये फिर बता दूं, पूरे बैच का सबसे इंपॉर्टेंट ये क्लास है। ठीक है, पढ़ाती तो देखो दुनिया है यार, लेकिन क्या पढ़ना है, कैसे टाइम टेबल बनाना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, आओ जरा शुरुआत करते हैं। देखो, इंग्लिश वाला जो पोर्शन है, जो मैं स्पेसिफिकली इंग्लिश के लिए बताऊंगा, वो तो एसएससी के जितने एग्जाम है, सीजीएल, सीपीओ, स्टेनो, सीएचएसएल, एमटीएस, सबके लिए, सीडीएस के लिए, एनडीए के लिए, सबके लिए कॉमन है। ठीक है, वो सबके लिए बिल्कुल कॉमन है। ये जो 4 सब्जेक्ट वाली मैं बात बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ मैं खाली एसएससी वाले एग्जाम्स के लिए। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनने की कोशिश करना। आपको पता है 4 सब्जेक्ट से, पहले मैं ये बता रहा हूँ कि आपको करना क्या होता है, टोटल सिलेबस क्या है, टोटल आपको करना क्या है। ठीक है, उसके बाद कुछ ऐसी गलतियां जिनकी वजह से बच्चे 3-3 साल कोचिंग ही लेते रहते जाते हैं, है ना। होंगे आपके आस पड़ोस में, 2 साल हो गए भैया का सिलेबस ही पूरा नहीं हुआ। कभी कहते हैं वो टीचर बढ़िया नहीं थे, वो कोचिंग बढ़िया नहीं थी, वो ऐप बढ़िया नहीं थी, दूसरों में कमियां निकाल रहे हैं। 2 साल हो गए भाई का सिलेबस ही पूरा नहीं हुआ। इन सब चीज़ों की बातें करेंगे। फिर अपना एक एक करके ग्रामर ऐसे पढ़नी, वो कैब ऐसे पढ़नी, प्रैक्टिस ऐसे करनी है, डिटेल में चलेंगे। अभी के लिए अगर मैं ओवरव्यू दूँ तो मैथ्स और रीजनिंग के अंदर फंडा बिल्कुल सिंपल सा है, क्योंकि इंग्लिश की तरह इसमें ऐसा नहीं कि ग्रामर के लिए अलग कुछ करना पड़ता है, वोकैब के लिए कुछ अलग चाहिए, रीडिंग के लिए कुछ अलग चाहिए। मैथ्स और रीजनिंग के अंदर सिंपल सी बात है, 15-16 चैप्टर हैं। अपना वीडियो देखी, उसके बाद उसके नोट्स बना लिए। ध्यान रखिएगा, नोट्स सबसे इंपॉर्टेंट है। बच्चों को ना आजकल जब से पीडीएफ का युग आया है ना, सब कुछ पीडीएफ। अच्छा, मैथ के क्वेश्चन भी यार मैं देखता हूँ बच्चे ऐसे मैथ के क्वेश्चन भी सोचते हैं कि सर पीडीएफ दे दें, हाथ से सॉल्व नहीं करेंगे, बस उनको पढ़ लेंगे। ये कोई तेरा यार 5वीं 6ठी का पेपर है जो तू रट के निकाल लेगा, उसको वही सवाल आने। अपनी पेन जब तक नहीं चलाएगा तब तक कैसे काम चलेगा। अब रीजनिंग का, सीरीज का, सिलोक्स का सवाल है, उसको तू कैसे रट के याद करने की कोशिश कर रहा है। तो भाई नोट्स आर मैंडेटरी, नोट्स के बिना काम नहीं चलेगा। नोट्स मैंडेटरी है, नोट्स के बिना काम नहीं चलेगा, पहले बता रहा हूँ। ये पीडीएफ इकट्ठा करना बंद कर दो। 3-3 4-4 साल कोचिंग लेते रह जाओगे, सिलेक्शन नहीं होगा, फिर पछताओगे। कोई ऐसा सिलेक्टेड बच्चा मुझे दिखा दो जो आपको कह रहा हो नोट्स मत बनाया करो, एक बच्चा दिखा दो मुझे। तो इस छलावे से देखो थोड़ा बाहर आओ। मैथ्स और रीजनिंग में क्या करना है, जो भी टीचर आपको पसंद हो आपने सिलेक्ट कर लिया। आप टीचर कैसे सिलेक्ट करते हैं, सबके यूट्यूब पे दुनिया जहान की वीडियोज हैं। ठीक है, पहले सर्च कर लिया टॉप 5 टीचर्स ऑफ मैथमेटिक्स, टॉप 5 टीचर्स ऑफ रीजनिंग, टॉप 5 टीचर्स ऑफ इंग्लिश। मतलब इंग्लिश तो आप छांट ही चुके हो अगर ये वीडियो देख रहे हो तो, है ना। बाकी सब्जेक्ट कैसे सर्च कर लिया, 3-4-5 नाम आ गए, उनकी 1-1 2-2 वीडियो, 3-3 वीडियो देख ली। जिसका आपको ट्यूनिंग बैठ रही है, ऑब्वियसली टॉप 5 में नाम है, उनका कंटेंट अच्छा ही होगा। तो आपको खाली ट्यूनिंग देखनी है कि आपको किसका पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है। आपने वो सिलेक्ट कर लिया, फिर उस पर बिल्कुल ब्लाइंड फेथ करना है। रोज यूट्यूब के बाजार में नहीं घूमना है एक बार कोर्स लेने के बाद। ठीक है, तो आपने सिलेक्ट कर लिया, उनकी वीडियो देखनी चालू करी। मैथ्स और रीजनिंग में दोनों में सिंपल फंडा होता है कि वीडियो देखनी है, नोट्स बनाना है। जैसे ही वो चैप्टर खत्म हो गया, उस चैप्टर के मैथ्स के अंदर 250, रीजनिंग के अंदर 150 सवाल लगाने। मैथ्स के अंदर गेम है सवाल को बार बार लगाने का, रीजनिंग में भी मेनली वही गेम है। टाइम को सेव करने के लिए ज़रूरी है कि सवाल को बार बार लगाएं। दोनों का लेवल आपको पता है कि कोई मुश्किल लेवल के सवाल नहीं आ रहे, पता है ना आपको ये बात। तो कोशिश करिए कि वो वाले बच्चे मत बनिए। मैं भी जब मैंने पहला अटेम्प्ट दिया था ना, मैं भी ऐसा ही बच्चा था। इजी सवाल तो अच्छा, ये तो समझ में आ रहा है, अच्छा फलानी एक प्लेटफॉर्म की किताब आती है, उसमें ट्रिगो के ना 150 मुश्किल सवाल दे रखे, उनको सॉल्व करूंगा। वैसे सवाल आते कितने हैं, कितने आते हैं आजकल तो पेपर में, एक भी सवाल वैसा नहीं दिख रहा, ज़्यादा 1 या 2 दिख जाएंगे। तो आपका बच्चे पेपर पूरा हो, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग मेंस के अंदर एक ही सेक्शन के अंदर आ गया, हाँ कि ना। तो आपका पेपर पूरा हो, आपका स्कोर अच्छा हो, उसके लिए जरूरी जो इजी वाले क्वेश्चंस हैं वो भी आपने इतनी बार प्रैक्टिस कर रखे हो कि आपका जो टाइम है वो बड़ा रिड्यूस हो जाए। तो डिफिकल्ट क्वेश्चंस की तरफ भागने से पहले जो आपको क्लास में कराए गए जो इजी वाले, जो प्रीवियस ईयर पेपर के लेवल के सवाल हैं, पहले उनको प्रायोरिटी देनी है। ये नहीं कि भैया सीए वो उसकी कैट की किताब लेके आ रहे हैं, सर्वेश
कुमार शर्मा वो जैन जो भी है वो लगा रहे हैं, ये सब मत करना। वीडियो देखी, नोट्स लगा दिए, नोट्स बना लिए, उसके बाद अगर टीचर ने शीट दे रखी है तो टीचर की शीट से, नहीं तो प्रीवियस ईयर की जो किताबें आती है, किरण की आती है, मैथ्स की राकेश सर की आती है, ऐसे रीजनिंग की भी आती होंगी किरण की या जिसकी भी, घटना चक्कर की, जो भी 3-4-5 पब्लिकेशन है उनसे अपना 250 सवाल इसके 3 बार कम से कम पूरे करने, हर एक चैप्टर के 250 सवाल। आजकल तो वो आने लगी ना आगे आगे की, जब से TCS ने कराना शुरू किया 2018, उसके आगे आगे की आने लगी, बस उतनी, वो नहीं जाके 93 के पे सॉल्व करे, वो नहीं, सिर्फ पिछले 2 या 3 साल के जो सवाल हैं 250 हर चैप्टर के, वो लगा दो, इसमें 3 बार, इसमें 2 बार। इसमें जो ऐसे चैप्टर हैं जैसे सीरीज हो गया, उसके नंबर ऑफ क्वेश्चन देखो ज़्यादा लगाने पड़ेंगे, उसका 150 से काम नहीं चलेगा, उसके 250-300 कम से कम लगाओ। सीरीज वाले सवाल हो गए जो हर एक सवाल के अंदर अलग चीज़ आपको सोचनी पड़ रही है, सिलॉग्स के सवाल हो गए, है ना, उन सवालों पे ज़्यादा टाइम लगाना है। जब ये सारा काम अपना पूरा हो गया, हर चैप्टर को अपन कर चुके हैं, नोट्स वीडियो ये सारा जब पूरा हो जाए आपका, तब प्रीवियस ईयर पेपर लगाने हैं लास्ट 2 या 3 साल के। ट्राई करिए 3 साल के पूरे कर लो, लेकिन लास्ट 2 साल के तो आपको पूरे करने ही करने हैं, ठीक है जी। अब बात अगर मैं करूं इंग्लिश की, तो इंग्लिश के अंदर आपको क्या करना है, ग्रामर के लिए तो वो फंडा सेम ही है। ग्रामर के लिए जैसे इनमें वीडियो देखी, इनमें नोट्स बने, जैसे ही चैप्टर खत्म हुआ उस चैप्टर के आपको 100 सवाल लगाने, ठीक है। कहाँ से लगाने, कैसे लगाने, सारी बात करूंगा, अभी मैं ओवरव्यू दे रहा हूं कि करना क्या क्या होता है, ठीक। अच्छा, ये 2 बार लगाने होते हैं, एक बार जब चैप्टर खत्म होता है तब, और एक बार जब सारा कोर्स खत्म हो जाए उसके बाद चैप्टर वाइज लगाते हैं। फिर लास्ट में इसमें भी पिछले 2 या 3 साल के अपना प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व किए जाते हैं। वोकैब का फंडा इसमें अलग है। देखो मैथ्स रीजनिंग में क्या था, सारी की चीज़ कॉमन है, सारे चैप्टर एक जैसे हैं, कोई अलग डिवीजन नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। वोकैब के लिए इसमें क्या करना है आपको, अगर आपने जैसे अब कोर्स ले रखा है तो पहले वीडियोस देखोगे, वीडियोस देखने से क्या होगा, आपका इंटरेस्ट बनेगा वोकैब के अंदर, वोकैब याद होनी शुरू होगी। और दूसरा, प्रीवियस ईयर वोकैब कराऊंगा मैं क्लास में फोटो से नमनिक से, तो प्रीवियस ईयर ही सबसे ज़्यादा रिपीट होती है, तो अच्छा खासा आपका प्रीवियस ईयर वोकैब क्लास में ही कंप्लीट करा दूंगा। फिर जब आप बुक पे मूव होगे ना, फिर जब आप बुक पे मूव होगे तो जब आप देखोगे कि बुक के अंदर मान लो 10 वर्ड पढ़ते हो तो 10 में से 5 तो आपको पहले से याद है क्योंकि आपने ये वीडियोस देख रखी हैं, तो मोराल भी बूस्ट होगा आपका। पहले से होता ना कोई किताब जिसको अपन ने पहले से देख रखा है, जिसके बारे में आपको पहले से पता है, तो उसको पढ़ने का ज़्यादा मन करता है, अरे यार ये तो मुझे आता है, टाइप्स वाइब आती हैं, तो ये करना है, ठीक है। क्लोज टेस्ट, पैराजंबल और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, इसके लिए बच्चे थ्योरी भी क्लास में होगी, प्रैक्टिस भी क्लास में होगी, परंतु इस चीज के लिए आप खुद समझदार हो। एक चीज देखो पैसेज है, पैसेज के बेस पर सवालों के जवाब देने, कैसे ये पॉसिबल है कि जिस बच्चे को पैसेज पढ़ के मीनिंग ही निकालना नहीं आता वो कैसे सवालों के जवाब दे देगा। पैराजंबल में 4 सेंटेंस लिखे हुए हैं, आपको बताना पहले कौन सा दूसरा कौन सा, जब मीनिंग ही समझ में नहीं आ रहा तो कैसे करोगे। तो ध्यान रखना, इनके लिए रीडिंग इज मैंडेटरी। बिना रीडिंग के आप चाहे मेरे से कोचिंग ले लो, चाहे 10 टीचर से 10-10 बार कोर्स कर लो, जब तक आप खुद से रीडिंग नहीं करोगे आपका ये पोर्शन जीवन में सही नहीं होगा। और आजकल मेन यही पोर्शन चल रहा है, ठीक है। 4 से 6 महीने रीडिंग करनी है। कहाँ से रीडिंग करनी, कैसे करनी भी बताऊंगा। जो भी आपको नए वर्ड मिलते हैं जब रीडिंग कर रहे होते हैं, जो भी आपको नए वर्ड मिलते हैं उसको अपनी डायरी में चढ़ाना है, ठीक है। और क्लास में जो थ्योरी और प्रैक्टिस वगैरह कराई जाएगी वो तो है ही, ठीक है। जब ये पूरा हो जाएगा आपका सिलेबस वगैरह, 4-6 महीने हो गए, तो लास्ट में प्रीवियस ईयर पेपर तो लगाने। एंड स्टेज देखो सबकी प्रीवियस ईयर पेपर ही है, एंड स्टेज सबकी प्रीवियस ईयर पेपर है। जब पूरा सारा सिलेबस आपका कवर हो जाता है, सिंपल सी बात है यार। स्टेप नंबर 1 वीडियो देखिए, स्टेप नंबर 2 नोट्स बनाइए, स्टेप नंबर 3 जब एक चैप्टर खत्म हो जाए तो उसकी चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करिए, स्टेप नंबर 4 जब ये सारा सिलेबस खत्म हो जाए तो उसको पूरे को रिवाइज करके उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करिए। सिंपल लाइन में अगर ये 4 ही स्टेप होते हैं, कोई भी सब्जेक्ट आप ले लीजिए, ठीक है। ये है सबसे बड़े डर का कारण, जनरल अवेयरनेस कह लो, जीके कह लो, जो भी आपका नाम, वैसे जीए बोलते हैं अपने वाले में। इसकी दिक्कत क्या है कि इसका संसार इतना बड़ा है कि अगर इसका सिलेबस ढंग से पूरा करने लगो तो 2-2 साल भी लगा सकते हो आप, और तब भी गारंटी नहीं है कि आप 50% नंबर भी ले आओगे इसके अंदर, है ना। दिक्कत इसके साथ ये है। तो पहले तो आपको चूज करना पड़ेगा कि भाई अगर मैं इसकी भी लाइव वीडियोस देखने चला गया, अगर मैं जीके जीएस की भी लाइव वीडियो, जीए की भी लाइव वीडियो अगर मैं देखने लगा, तो बच्चे आपका सिलेबस पूरा नहीं होगा, 1.5 साल भी। ध्यान रखना इतना समय हमारे पास है नहीं। तो या तो कोशिश करिए अगर आपको नोट से समझ में आ जाए, ठीक है। आपने जिस भी टीचर्स की वीडियो देख रखी है, मुखर्जी नगर में इनके नोट्स मिलते हैं सीधे,
मान लो आपको कोई टीचर ठीक लगा, आपने यूट्यूब पे देखिए, इनके नोट्स मुखर्जी नगर में सीधे फोटोकॉपीड मिलते हैं, आप वो नोट्स अपने खरीद के ले आए, उनसे पढ़ रहे हो। अगर आपको लगे नहीं यार नोट से तो बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं बन रहा, बोरिंग लग रहा है, तो कम से कम रिकॉर्डेड वीडियो लो, लाइव में टाइम खराब मत करो, 2x स्पीड पर देखो, हाँ कि ना, ऐसा कर लो। और इसमें क्या करना होता है, जैसे मान लो आपने सब्जेक्ट वाइज चलता है इसमें, जैसे आपने पॉलिटी शुरू कर ली, पहले पॉलिटी पूरी वीडियोस देख ली आपने, है ना, नोट्स बने बनाए मिल जाएं, क्योंकि इसके नोट्स बनाने में ऐसा कुछ है नहीं, बने बनाए मिल जाएं तो बहुत अच्छी बात है। पॉलिटी आप जिस टीचर से पढ़ रहे हो उसकी रिकॉर्डेड वीडियोस भी ले ली, और उसके मुखर्जी नगर में ऐसा टीचर चुन लो कि जिसकी वीडियोस भी अवेलेबल हो, जिसके नोट्स भी वहाँ पे मिलते हो, वो नोट्स आप बने बनाए ले आए और उसको अपना गो थ्रू हो गए, कि वीडियो देखने के बाद अपना उससे गो थ्रू हो गए, और जैसे पॉलिटी पूरी हो गई तो फिर पॉलिटी के सारे सवाल लगा दिए। किरण की भी बुक आती है ऐसी, ल्यूसेंट की भी आती है, ल्यूसेंट की थ्योरी वाली नहीं, एक ल्यूसेंट की ऐसी भी आती है जिसमें पॉलिटी के सारे 1 पॉइंटर क्वेश्चन ऐसे, और भी कई पब्लिकेशन की आती होगी। एक टॉपिक पूरा पढ़ लिया, पॉलिटी पूरा पढ़ लिया, पॉलिटी के प्रीवियस ईयर सवाल लगा दिए। अच्छा ऐसी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लिया, मॉडर्न हिस्ट्री के सवाल लगा दिए। अच्छा केमिस्ट्री पूरा पढ़ लिया, केमिस्ट्री के लगा दिए। बायोलॉजी पूरा पढ़ लिया, उसके लगा दिए। जितने मैक्सिमम कवर कर पाओ, क्योंकि इसका देखो ये तो अथा संसार है ना। प्रायोरिटी वाइज के अच्छा पॉलिटी छोटा ही कर लेता हूँ, बायो के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं वो कर लेता हूँ। अच्छा ज्योग्राफी में ड्रेनेज सिस्टम ये वाला, वो जब आप टीचर से पढ़ोगे वो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मार्क करा देंगे, पहले उनको कर लेना, बाकी जैसे जैसे समय बचे बाकी कर लेना। तो ये है ओवरव्यू। अगर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करो, अगर मैं एसएससी के एग्जाम्स की बात करूँ, इंग्लिश वाला पोर्शन मैं फिर बता रहा हूँ सीडीएस और एनडीए के लिए भी कॉमन है। ये वाला जो पोर्शन ओवरऑल मैं बता रहा हूँ ये एसएससी वाले एग्जाम्स के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। ये ओवरव्यू है, आपको करना ये होता है, ठीक है जी। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पे। ये है सबसे बड़ी दिक्कत, जो अगर मेरे से कोई पूछे ना कि ऐसा क्या हो रहा है कि बच्चे 2-2 3-3 साल कोचिंग लेते रहते हैं और उनका सिलेक्शन नहीं होता। एक सबसे बड़ा कारण अगर सिलेक्शन ना होने का मुझे बताना हो तो वो ये कारण है क्या ना, बच्चे आजकल ना कुछ मतलब टॉपर इंटरव्यूज को देख के कुछ बड़े प्रभावित हो रहे हैं, है ना। जैसे कुछ होते हैं, अब दोनों बातें हो सकती हैं, एक तो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चा हो, या फिर कहीं ना वो इंटरव्यू में जाके थोड़े से फैल भी जाते हैं, है ना। वहाँ जाके एक्चुअली इट वाज जस्ट 10th लेवल सिलेबस, सो आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम जस्ट 2-3 months बिफोर द एग्जाम एंड आई क्लियर्ड इट इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। मतलब थोड़ी मोटी तो शर्म लिहाज कर भाई। जब रात को वहाँ पे 14-14, 15-15 घंटे पढ़ता था और वहाँ जाके तने बकैती काट दी, उसके चलते लाखों लोग डिमोरलाइज होंगे, क्या मिल गया तुझे उससे? पता कोई नहीं बताएगा आपको कि उस बच्चे का बैकग्राउंड क्या था। मेरी बात समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ? एक छोटे से एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करो। सचिन अपनी फील्ड में बहुत मतलब गॉड ऑफ क्रिकेट बोला जाता है, लेकिन अगर मैं सचिन को कह दूं कि उसैन बोल्ट की तरह 100 मीटर भाग के दिखा 9.6 सेकंड में, क्या वो भाग पाएगा? ऐसे ही अगर मैं उसैन बोल्ट अपनी फील्ड में सबसे बढ़िया, हाँ के ना, उसको कह दूं चल क्रिकेट में रन बना के दिखा सचिन दे दें, तो हर बंदा अलग अलग कैपेबिलिटीज का हो सकता है ना। तो हर बंदे का लेवल अलग अलग है। तो ये कह देना कि 3 महीने में पेपर क्रैक हो सकता है, या 5 महीने में हो सकता है, या 1 साल लगता है, या 1.5 साल लगता है, ये कोई सेट बाउंड्री नहीं है इसकी। ये डिपेंड करता है कि सामने वाले का लेवल कैसा है। अब एक ऐसा बच्चा बीटेक वो करे बैठा, मैथ्स उसका पहले से अच्छा था, कॉलेज के 4 साल में उसने किया क्या, इंग्लिश फिल्म में चाटी, इंग्लिश की उसकी सेंस डेवलप हो चुकी है, उसको ग्रामर के रूल नहीं पता, उसकी सेंस ही इतनी जबरदस्त हो चुकी है कि वो सेंटेंस पढ़ते बता देता है ये एरर है इसमें, यहाँ पे ये आएगा, पैसेज वगैरह सीधा पढ़ते ही कर देता है ना। रीजनिंग बड़ी आसानी होती है इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अपने वालों की। अब उसको बस खाली जीएस रटनी है, वो उसने रट दी, हो सकता है वो 4 महीने में क्लियर कर ले, 3 महीने में क्लियर कर ले। लेकिन एक ऐसा बच्चा यार जिसने अभी तक इस चीज को कभी सीरियसली थॉट ही नहीं दिया, है ना, उस बच्चे को तो सब कुछ शुरू से करना है। उसको हो सकता भैया 1 साल भी लग जाए, 1.5 साल भी लग जाए। तो ऐसे एक सेट पैमाना कह देना कि हर बच्चा 4 महीने में कर सकता है, हर बच्चा 3 महीने में कर सकता है, देखो बच्चे ये ढपोसले मुझसे तो हो नहीं पाएंगे। तो सबसे बड़ा जो मुझे लगता है सिलेक्शन ना होने का जो कारण है वो है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। आप जिस लेवल पे खड़े हो उसके अनुसार आपको टाइम देखना पड़ेगा कि मैं किस लेवल पे खड़ा हूं, तो मुझे कितना टाइम लगेगा। होता क्या है, आपका बेस कुछ है नहीं, है ना, आपका बेस कुछ है नहीं, आपने पहले पढ़ कुछ नहीं रखा। अब आपने इंटरव्यू देख लिया, स्ट्रेटेजी देख ली किसी ऐसे बंदे की जिसका बेस बहुत स्ट्रांग है।
अब उसके हिसाब से उसने कह दिया 3-4 महीने में ये कर लिया, हो गया, और तुम उसको आंख बंद करके फॉलो करने लग गए और खिचड़ी बना ली। फिर तुम अगला आदमी चुन लेते हो, उसकी स्ट्रेटजी फॉलो करते हो, फिर तुम अगला आदमी चुन लेते हो, ऐसी अलग अलग चुनते रहते हो, रोज नई स्ट्रेटजी बनाते हो और हो कुछ नहीं पाता। तो भाई अब ध्यान से सुन लीजिए, मेरी तरफ से जो मुझे लगता है मैं आप लोगों के लिए जो बता सकता हूँ कर सकता हूँ। मैं एक एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ। देखो यार, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है मेरी तरफ से, तुम 3 महीने छोड़ो, मेरी तरफ से तुम 3 दिन में करते हो, वो तुम्हारा टैलेंट है। लेकिन एक एवरेज बच्चा उसको कम से कम मिनिमम से मिनिमम मेरी नज़र में 8 महीने चाहिए होते हैं। मेरी नज़र में मिनिमम से मिनिमम उसको 8 महीने चाहिए होते हैं, ठीक है। और ज़्यादा एफर्ट डाल लो, जैसे मैंने अभी यहाँ पे स्टडी प्लान लिखा 8 घंटे पर डे का, अगर आप इसको बढ़ा लो तो हो सकता है आप 6-7 महीने में भी कर पाओ। लेकिन मेरी नज़र में एक जो एवरेज बच्चा होता है उसको इतना टाइम तो भैया लगता है। अब नेक्स्ट बात, सबसे बड़ी गलती जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाला बच्चा करता है, खास करके जब से ऑनलाइन आया, क्योंकि ऑफलाइन में क्या होता था, रोज की 2 ही क्लास होती थी। किसी भी ऑफलाइन कोचिंग में चले जाओ, रोज की 2 क्लास मिलेंगी आपको, ठीक है। कभी मैथ्स इंग्लिश की लग गई, कभी मैथ्स रीजनिंग की लग गई, ऐसे चलता था। ऑनलाइन में क्या हो गया, दुनिया जान के कोर्सेज हैं, लाइव छोड़ो VOD कोर्सेज भरे पड़े हैं दुनिया जान के। अब VOD है, आपकी मर्जी है, आप चाहे दिन में 10 वीडियोस देख सकते हो। तो बच्चों को क्या लगता है, जल्दी जल्दी जितनी हो सके वीडियो खा जाता हूँ और वहीं सत्यानाश हो जाता है। एक छोटा सा एक कॉन्सेप्ट ध्यान से समझिए, ये वाली जो साइकिल है ना, ये जो साइकिल है, वीडियो देखना, नोट्स बनाना, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करना, जब सारा हो जाए दोबारा रिवाइज करके प्रीवियस ईयर पेपर लगाना, ये साइकिल के ये जो 4 स्टेप है, इनमें से एक स्टेप भी अगर छूटता है ना तो सिलेबस पूरा होने की फील नहीं आती, वो कॉन्फिडेंस आ ही नहीं पाता। तो ये चारों चीज़ें पूरी हो पाएँ, ढंग से चल पाएँ, उसके लिए ज़रूरी है कि आप एक दिन में 2 सब्जेक्ट के ज़्यादा की क्लासेस ना देखें। रोज़ दिन में 2 सब्जेक्ट से ज़्यादा की क्लासेस देखने का कोई पॉइंट नहीं है। ना कभी नोट्स छूटेंगे, कभी प्रैक्टिस छूटेगी, कभी कुछ छूटेगा, खिचड़ी बन जाएगी। समझ में आया? 2 सब्जेक्ट से ज़्यादा की क्लासेस बिल्कुल पत्थर की लकीर है, नहीं देखनी है एक दिन में, ठीक। मेरे हिसाब से अगर मैं आपकी जगह होता, मतलब मेरे को पेपर देना होता 2024 में, तो मैं अपना क्या प्लान बनाता, मैथ्स का सिलेबस होता है इनमें सबसे बड़ा, तो मैथ्स में लगेंगे 6 महीने, ठीक है। रोज के 3 घंटे मैं दूंगा मैथ्स को, ठीक। 3 घंटे के अंदर 1.5 घंटे की क्लास और 1.5 घंटे के नोट्स बनाना आ गया मेरा, ठीक है। उसके बाद 3 महीने मुझे लगेंगे इंग्लिश को पूरा करने में, इसमें भी रोज के 3 घंटे, 1.5 घंटे की क्लास, 1.5 घंटे के नोट्स बनाना, ठीक है जी। रोज के 3 महीने तक इधर इंग्लिश ग्रामर चल रही है, इंग्लिश ग्रामर इधर से चल रही है, इधर से मैथ चल रहा है। 3 महीने तक इसका इधर से अरिथमेटिक या एडवांस में से एक पोर्शन पूरा हो चुका होगा अगर मैं मैथ को आधा करूं तो, और इधर से इसकी ग्रामर पूरी हो चुकी होगी, ठीक है। 3 महीने तक यही काम चल रहा था। 8 घंटे के हिसाब से 6 घंटे तो इसमें चले गए, 2 घंटे मेरे पास बचे। उस 2 घंटे में क्या करना है मुझे, हालांकि जितने भी टीचर्स हैं 5 दिन पढ़ाते हैं हफ्ते में, तो बाकी के जो 2 दिन होते हैं उनके अंदर, जैसे आपका मैथ्स में प्रॉफिट एंड लॉस खत्म हो गया तो उसके जो सवाल लगाने हैं 250, ऐसे इंग्लिश में मान लो प्रोनाउन खत्म हो गया तो प्रोनाउन के जो सवाल लगाने हैं, वो सब काम आप उन 2 छुट्टियों में भी कर सकते हो। लेकिन फिर भी और कुछ एक्स्ट्रा काम भी हो जाते हैं, जैसे इंग्लिश में वोकैब याद करना हो जाता है, इंग्लिश में रीडिंग करना काम हो जाता है। कभी पता है ना, रीडिंग करनी मैंडेटरी है, रीडिंग करनी जरूरी है। ऐसा थोड़ी कि ग्रामर खत्म होगी तब जाके रीडिंग शुरू करोगे, मेरी बात आ रही है समझ में? तो इस 2 घंटे में ये सब काम आपको डेली करने। हो सकता है आपकी प्रैक्टिस छूट रखी है, हो सकता है कि आपने वो छुट्टी में टाइम नहीं लग पाया, पुराने नोट्स ही कवर करते रह गए या XYZ, आपकी जो सब्जेक्ट वाइज जो प्रैक्टिस चलनी थी, मैथ्स के जो क्वेश्चन होने थे, इंग्लिश के जो क्वेश्चन होने थे, वो छूट रखे हैं तो वो करने। हो सकता है कि आपको ऐसी वाइब आ रही है कि यार हो गए 15-20 दिन, जो पढ़ रखा है पहले उसको रिवाइज कर लेता हूँ, तो कभी नोट्स उठा के रिवाइज कर लिया। अच्छा, वोकैब के लिए, रीडिंग के लिए रोज के 2 घंटे इसी काम के लिए, इसको आप अपने हिसाब से मैनेज करो। किस दिन रिवीजन कर लिया, अच्छा किस दिन 20-1 मिनट वोकैब कर ली, 30-40 मिनट रीडिंग कर ली, बाकी टाइम रिवीजन कर ली। इसको आप अपने हिसाब से इस काम के शफल के लिए 2 घंटे आप रखोगे। 3 महीने बाद क्या होगा, इंग्लिश ग्रामर तो खत्म हो गई, अब आ गई बारी आपकी अगले सब्जेक्ट की। अब देखो वोकैब फिलहाल जो फाउंडेशन बैच 1 है इसके अंदर तो मैं लाइव क्लास में ही लूँगा, लेकिन मेरा आपको पर्सनल सलाह है कि लाइव मत देखिए,
वो कैब के अंदर कुछ समझने का है नहीं बच्चे, उसको 2x स्पीड पर आराम से देखा जा सकता है। मेरी पर्सनल आपको रिकमेंडेशन है कि सिर्फ ग्रामर लाइव देखा करो। ग्रामर का काम होता है आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना और आपका इंग्लिश में इंटरेस्ट बनाना, इसलिए सिर्फ उसको लाइव देखिए। वो कैब और ये सब चीज़ें बाकी रिकॉर्डेड देखिए, आपका टाइम भी सेव होगा और ज़रूरत नहीं है उसकी लाइव देखने की, ठीक है। तो 3 महीने बाद इंग्लिश की क्लासेस तो ख़त्म हो चुकी हैं, और वो कैब अगर कर भी रही हो तो वो कैब के कोई नोट्स वगैरह बनाने नहीं। जो मैं क्लास लूँगा उसमें इतने बढ़िया फोटोज़ और नेमोनिक्स होंगे कि आपको उसके नोट्स बनाए बिना वो वैसे ही याद हो जाएगी। और जो वो कैब आप बुक से भी करोगे उसके अंदर बच्चे अलग से नोट्स मत दो ना, बुक पे ही ऐसे मार्क कर करके करना। अभी बताऊंगा वो कैब कैसे करनी है। वो कैब के नोट्स नहीं बनाने, प्रैक्टिस क्लासेस के नोट्स नहीं बनाने, नोट्स केवल और केवल ग्रामर के बनने थे। तो ये जो 3 घंटे थे अब फ्री हो गए ना। इंग्लिश की कोई अब क्लास देखनी है, मतलब वो कैब वगैरह की देखनी है, ग्रामर वाली तो नहीं देखनी। ऐसी कोई क्लास नहीं है जिसके नोट्स बनाने। तो ये वाला काम अब फ्री हो गया। अब 3 महीने बाद मैं अगला सब्जेक्ट चालू कर लूँगा, रीजनिंग। ठीक, रीजनिंग का सिलेबस छोटा सा होता है, 1.5 महीने में आराम से वही फिर यही काम हो जाएगा। रोज इसकी क्लास देखना, इसके नोट्स बनाना। अब 3-3 घंटे ये वाला काम चल रहा है। 3-3 घंटे अब ये वाला काम चल रहा है। ये 2 घंटे में वही कभी इंग्लिश की वो कैब पढ़ ली, कभी कुछ रिवीजन कर लिया, कभी मैथ्स की प्रैक्टिस कर ली। ये 2 घंटे उस काम के लिए एक्स्ट्रा है। 1.5 महीने में ये खत्म हो गया। 4.5 महीने इधर जा चुके हैं। मैथ्स का सिलेबस भी लगभग खत्म होने वाला है। 4.5 महीने मैथ्स के भी जा चुके हैं। मैथ्स का सिलेबस लंबा है तो 6 महीने चल रहा है। 4.5 महीने के बाद मैंने GS उठा लिया। ठीक है, चाहो तो बीच में भी उठा सकते हो, बस ध्यान रखना क्लास दिन में 2 सब्जेक्ट से ज़्यादा नहीं देखनी। क्योंकि क्लास दिन में 2 सब्जेक्ट से ज़्यादा देखोगे तो कभी नोट छूटेंगे, कभी प्रैक्टिस छूटेगी, खिचड़ी बन जाएगी बच्चे। बस मेन जो रूल है, आप चाहे दिन में 4 सब्जेक्ट पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्लास 2 से ज़्यादा नहीं देखनी एक दिन में। क्लियर है? फिर GS शुरू कर लिया मैंने। इसको मैं मान के चल रहा हूँ कि 3.5 महीने में आपको कवर करके चलना है। पूरा नहीं हो पाए तो कम से कम जैसे पॉलिटी कर लिया, बायोलॉजी कर लिया, ज्योग्राफी का मेन सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम, ये वो इंपॉर्टेंट पहाड़ियाँ और ये सब चीज़ें याद कर ली। हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, इंपॉर्टेंट पार्ट कम से कम अपने को ये करना है। तो इधर तो ये आपकी 8 महीने चल रही है आपकी थ्योरी, लेकिन 6 महीने बाद इधर मैथ तो कंप्लीट हो गया। मैथ कंप्लीट हो चुका है, इधर तो बस GS चल रहा है। और GA में कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने का तो है नहीं, रटने वाला है। तो ये जो लास्ट के ये वाला टाइम होगा, जो मैथ्स को आप 3 घंटे दिया करते थे डेली के, जो मैथ्स को 3 घंटे दिया करते थे, और इधर से ये वाला काम जो चल रहा था डेली, ये लगा ही रखा था ना अपने सब्जेक्ट रिवीजन और ये सब, 3 ये और 2 ये, अब आपके पास 5 घंटे आ गए। ये जो 5 घंटे डेली के हैं, ये आखिरी के 2 महीने में आप यूज करोगे प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करने के लिए, अपने सिलेबस की रिवीजन के लिए, और जो बच गया उसको निपटाने के लिए। ये चलता रहेगा एंडिंग तक। ये तो पेपर से पिछली रात तक चलता रहेगा। ठीक है, ये तो इतना बड़ा है तो पेपर से पिछली रात तक चलता रहेगा। और इसको शुरू में ना करने का एक बेनिफिट ये भी है, अगर इसको शुरू में करोगे तो 3-4 महीने बाद भूल जाओगे, तो इसलिए इसको एंडिंग में ही किया जाता है। क्लियर हो इतनी बात? बस छोटी सी बात ध्यान रखनी है, मूल बात जो है वो यही है, एक दिन में 2 से ज़्यादा क्लास नहीं देखनी, उस सीक्वेंस को ब्रेक नहीं होने देना। वीडियो देखना, नोट्स बनाना, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करना, जब पूरा कोर्स हो जाए तो प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना। इस सीक्वेंस को ब्रेक नहीं होने देना है। समझ में आई मेरी बात जो मैंने बोला? और दूसरी चीज़, रिवीजन इज द की। ये नहीं है कि इंग्लिश यहाँ खत्म होगी तो इस दिन के बाद से 3 महीने के बाद इंग्लिश कभी उठाई ही नहीं, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, अच्छा आज मैं ना प्रोनाउन के नोट्स रिवाइज करके उसके क्वेश्चन दोबारा देख लूँगा, ऐसे कर सकते हो। ठीक है, रिवीजन इज द की। तो ये वो गलती थी यार, मुझे लगता है जो मेन अगर मेरे को पिन पॉइंट करनी हो, मेरे को खुद को भी 10 साल पढ़ाते हुए हो गए, दुनिया जहान के बच्चों से मैं टच में हूँ, ऐसे बच्चे आके मिलते हैं, सर 4 साल से तैयारी कर रहे थे सर, अब जाके समझ में आया गलती कहाँ कर रहे थे। गलती ये कर रहे थे, हर बार जब भी सिलेक्शन नहीं होता सोचते थे कोई टीचर में कमी है, कोई एप्लीकेशन में कमी है, नया कोर्स ज्वाइन कर लेते, फिर दोबारा सब कुछ पढ़ने लग जाते, फिर दोबारा सिलेक्शन नहीं होता, फिर दोबारा सब कुछ करने लग जाते। तसल्ली से बैठ के सर कभी सिलेबस हमने पूरा किया ही नहीं, हम तो बस टीचर और ऐप ही बदलते रह गए। तो ये काम नहीं करना है, तसल्ली से पहले सिलेबस पूरा करना है। बच्चे नौकरी चाहिए आपको, लाइफ सेटल करनी है, तो बच्चे 7-8 महीने देने पड़ेंगे ना जीवन के। आप सोचो कि 5 दिन में ही हो जाए, 2 महीने में हो जाए, दो जो पोस्टर पे लिखना आसान होता है बच्चे, मात्र 5 महीने में पाए प्रतिष्ठित सरकारी नौकरी, लगती ना है वो। ठीक है, उस छलावे से बाहर आओ। वो जो एक आध बच्चा जो टॉपर आके बोल भी देता, हो सकता ना यार वो बहुत एक्सेप्शनल हो,
क्या तुम एक्सेप्शनल हो? तुम अपने आप से पूछो, तुम हो एक्सेप्शनल? 10वीं में कितने नंबर आए तेरे? 12वीं में कितने आए? कॉलेज में कितने आए? कौन से कीर्तिमान तने झंडे जीवन में पहले गाड़ रखे हैं जो तो अब अपने आप को इतना कीर्तिमान, वो इतना फन्ने खा समझ रहा है कि मैं 3 महीने में कर लूंगा? तो उस अनरियलिस्टिक दुनिया से बाहर आ। मेरी बातें तुझे अभी कड़वी लगेंगी, लेकिन ये सच है, तुझे भी पता और मुझे भी पता है ना? तो उस दुनिया से बाहर आ जा। मान ले कि हाँ भैया मुझे 7, 8, 10 महीने लगेंगे और उसको अपने जीवन को देने पड़ेंगे शांति से, तसल्ली से, सिलेबस पूरा करना पड़ेगा। नेक्स्ट पे आ जा भाई। अब बात करते हैं ग्रामर की। अब इंग्लिश के पोर्शन पे आ गए। ग्रामर कैसे करनी है, वोकैब कैसे करनी है, प्रैक्टिस कैसे करनी है, सारी बातों पे आएंगे। आ जा। ग्रामर के लिए स्टेप 1 वीडियो देखना, जैसे आप कोर्स में देख ही रहे हो। जैसे ही क्लास खत्म हुई उसके बाद रिकॉर्डिंग आ जाती है। उस 90 मिनट के बाद उस रिकॉर्डिंग को प्ले करके या क्लास की पीडीएफ से अपना नोट्स बना। नोट्स आर मैंडेटरी, उसके बिना काम नहीं चलेगा। मान लो मेरी बात, नोट्स सिर्फ लिखना मतलब नहीं होता। नोट्स का मतलब है कि जो आपको क्लास में पढ़ाया गया वो सारा आपके दिमाग में रिवाइज होगा। और नोट्स का एक बहुत बड़ा फंक्शन है, जब पेपर पास में आएगा तो सारी वीडियो दोबारा थोड़ी देखेगा यार, उस नोट्स को पढ़ लेगा ना। अगर तुझे एक चैप्टर वीडियो से रिवाइज करना हो तो 8-9 घंटे लगेंगे, लेकिन वही चैप्टर तुझे नोट से रिवाइज करना हो तो 2 घंटे में पूरा चैप्टर बड़े आराम से रिवाइज हो सकता है। तो नोट्स आर मैंडेटरी। फिर क्या होगा, जैसे मान लो अभी तो बेसिक्स खत्म हुआ आपके बैच में, तब ये वीडियो देख रहे हो आप, है ना? आगे जैसे प्रोनाउन चैप्टर खत्म हुआ, सारे कॉन्सेप्ट हो गए, आज मैंने कह दिया जी आपका प्रोनाउन चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है? तो प्रोनाउन चैप्टर के मैं आपको ऐसी क्विज दूंगा। प्रोनाउन चैप्टर की आपकी ऐसी क्विज होगी जिसके अंदर आपके सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो रहे हो और वो जो एग्जाम्पल्स होंगे वो सारे प्रीवियस ईयर होंगे, यानी रिलेवेंट होंगे आपके एग्जाम के साथ। वो सारे के सारे एग्जाम्पल आपके, कुछ ऐसा नहीं कि सारे प्रीवियस ईयर होंगे, उसके अंदर 30-40% मैं अपने बनाए हुए भी डालूंगा, लेकिन उस चैप्टर पर प्रीवियस ईयर्स के अंदर जितने कॉन्सेप्ट्स पूछे गए हैं वो सारे के सारे आपके उसी से कवर हो जाएंगे। क्लियर हुआ? एक बीच में पॉइंट छूट गया था, नोट्स कैसे बनाने। देखो यार 10वीं पास करी, 11वीं 12वीं कॉलेज, नोट्स कैसे बनाते तो आपको पता ही होगा, फिर भी मैं 1-2 पॉइंट बोल देता हूँ। प्लेन रजिस्टर लीजिएगा, स्पायरल बाइंडिंग वाला लीजिएगा, क्योंकि होता क्या, कभी कुछ नई चीज़ें ऐड करनी पड़ जाती हैं। जब मान लो कल को प्रैक्टिस कर रहा हूँ, प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस कर रहा हूँ, कुछ नया कॉन्सेप्ट मिल गया तो उसको बीच में लगाना पड़ेगा, तो स्पायरल बाइंडिंग में ईजी रहता है। और प्लेन जो नोट्स होते हैं ना वो पढ़ने में कम बोरिंग लगते हैं, बाद में रिवीजन के टाइम इंटरेस्ट ज़्यादा बनता है लाइन वाले की बजाय, तो ये काम ध्यान रखिएगा। और दूसरा, कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनके नोट्स मतलब नाम के ही नोट्स होते हैं, जितना मैंने स्लाइड पे दिखाया बस उतना वैसे का वैसा, बिल्कुल ऐसे फोटोकॉपी छाप देंगे उसकी, क्या फ़ायदा फिर, तो वो तो पीडीएफ ही है ऐसी। तो बच्चे उसको एक्सप्लेनेशन लिख अपनी भाषा में, जैसे मैंने तो तुझे पढ़ा दिया कि यहाँ हु आएगा कि हुम आएगा, क्यों आएगा, उसको अपनी भाषा में लिख कि यहाँ हमें सब्जेक्ट की ज़रूरत है, इस वर्ब के सब्जेक्ट की ज़रूरत है, हु सब्जेक्टिव केस होता है इसलिए हुम नहीं हु आएगा, अपनी भाषा में लिख इसको। मेन मकसद क्या है नोट्स का, कि वो जो पढ़ाया वो तुझे याद रहे, वो तू अपने दिमाग से निकाले। और दूसरा, पेपर से पहले जब तू नोट्स उठाए तो वीडियो की ज़रूरत ना पड़े, सब तेरे नोट्स से ही क्लियर हो, तो एक्सप्लेन कर, अपनी भाषा में कर, हिंदी में, इंग्लिश में, मराठी में, उड़िया में, भोजपुरी में, जिसमें तेरा मन करे लिख, लेकिन लिख। और दूसरा, हर एक क्लास के नोट से पहले लेक्चर नंबर डाल दो उसका, ठीक है? इसका क्या फ़ायदा होगा, मान लो कुछ 5-10 कॉन्सेप्ट ऐसे भी होंगे जब आपने 2-3 महीने बाद नोट्स रिवाइज करने लगे, पेपर के पास नोट्स रिवाइज करने लगे तो आपको याद नहीं आ रहे वो कॉन्सेप्ट, कुछ डाउट आ रहा है, आप चाहते हो कि वीडियो दोबारा देखनी है, अगर आपने लेक्चर नंबर नहीं लिखा तो कैसे ढूंढते फिरोगे कहाँ पढ़ाया था ये कॉन्सेप्ट। तो हर एक क्लास के जब नोट्स बनेंगे तो उसके ऊपर बड़ा लेक्चर नंबर लिख दीजिए ताकि आपको वीडियो ढूंढनी आसान रहे, ठीक है जी? अब वापस आ जाते हैं, वीडियो देख ली, नोट्स बना लिए। जब नोट्स मतलब वो चैप्टर खत्म हो गया तो चैप्टर वाइज प्रैक्टिस की आपकी क्विज आ गई, ठीक है? ये क्विज चैप्टर के कुछ बीच में भी आ सकती हैं और एंडिंग पे तो होंगी, ठीक है? जैसे बेसिक्स खत्म हुए तो बेसिक्स की क्विज है। अब बेसिक पे तो डायरेक्ट सवाल मतलब पेपर में आते नहीं है, सीडीएस वगैरह में इनमें आ जाते हैं, फिर भी आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऐसे करके वो मिलेंगे आपको। ऐसे जैसे प्रोनाउन खत्म हुआ तो प्रोनाउन के बीच में भी कुछ क्विज आ सकती हैं, 2-3 क्लास के बाद एक क्विज आ गई, फिर 2-3 क्लास के बाद एक क्विज आ गई, अगर कोई चैप्टर बड़ा है तो। वैसे तो जनरली 2-3 क्लास में सारे चैप्टर निपटा करेंगे। एंडिंग में जब वो चैप्टर खत्म होगा तब तो क्विज आएगी।
और वो क्विज से ही आपको चैप्टर वाइज प्रैक्टिस ऐसी हो जाएगी कि आपको कहीं से और धक्के खाने की, कोई और मटेरियल की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। अच्छा, जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, जब आपका सारे चैप्टर कंप्लीट हो गए, तो आपको मिसलिनियस क्विज भी मिलेंगी काफ़ी सारी, जिसमें यही जो चैप्टर वाइज क्वेश्चन कराए गए थे ना, यही जो चैप्टर वाइज क्वेश्चन कराए गए थे और कुछ और मिक्स करके इनके मिसलिनियस सेट बनाए जाएंगे 25-25, 30 क्वेश्चन के, काफ़ी सारे। और ऐसा नहीं कि सिर्फ क्विज पकड़ा के छोड़ दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। जैसे प्रोनाउन आज चैप्टर खत्म हुआ, आज इसकी क्विज आ गई, 2 दिन मैंने आप लोगों को टाइम दे दिया कि 2 दिन तक उसको अटेम्प्ट कर लेना। 2 दिन बाद जो भी ऐसे क्वेश्चन मुझे उसके अंदर लगते हैं कि यार ये क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 12, इनको मुझे एक्सप्लेन कर देना चाहिए क्लास के अंदर, तो मैं उनको क्लास में एक्सप्लेन करूंगा। जो भी मुझे थोड़ा सा भी जिसमें लगेगा कि इसमें बच्चे का 5% बच्चों का भी डाउट आ सकता है, वो सारे के सारे मैं क्लास में एक्सप्लेन करूंगा। और फिर भी अगर कुछ बच जाएगा, फिर भी हल्के क्वेश्चन में भी अगर कुछ डाउट होगा, तो आपको डाउट नंबर तो मिलेगा ही व्हाट्सएप वाला, उस पर पूछ लिया करोगे। ठीक है। और भाई क्या हो गया, वीडियो देख ली, नोट्स बना लिए, हर चैप्टर की प्रैक्टिस होगी। जब चैप्टर सारे खत्म हो गए तो मिसलिनियस की प्रैक्टिस होगी। ऐसे जैसे मिसलिनियस के जो क्विज होंगे ना, उनमें भी जो मुश्किल क्वेश्चन होंगे, हालांकि मिसलिनियस वाले मोस्टली वही सवाल होंगे जो आप पहले कर चुके, उन्हीं को शफल करके दूंगा। जो सवाल आपने यहाँ लगाए उन्हीं को शफल करके मिलेगा, ताकि अगर आपको चैप्टर ना पता हो तो भी आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, अच्छे से कर पा रहे हो कि नहीं। फिर भी अगर इनके अंदर कुछ डाउट्स होंगे तो इनकी भी क्लासेस लगाई जाएंगी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद भैया जब सब कुछ खत्म हो जाता तो आपको पता ही है, यही काम मैथ्स में होता है, यही काम रीजनिंग में होता है, यही काम इंग्लिश में होता है, पिछले 2 से 3 साल के प्रीवियस ईयर पेपर। ठीक। अब यहाँ पे मैं एक बात बिल्कुल साफ शब्दों में, बड़े बड़े शब्दों में क्लियर कर दूं, क्या सर आपकी वीडियो देखने के बाद कोई किताब पढ़ने की जरूरत पड़ेगी? सर हमने सब टॉपर के इंटरव्यू में देखा है कि ये वाली किताब पढ़ लो, है ना, नीतू मैम की बुक है, सब टॉपर रिकमेंड करते बच्चे, वो उनके लिए है। वो टॉपर आके वहां पे अगर किसी का पेड कोर्स का प्रचार करेंगे तो तुम उसको गालियां देने पहुंच जाते हो ना। जिसका भी कोई टॉपर आता है, जैसे ही वो नाम ले देता है कि इस टीचर का पेड कोर्स लिया था, तुम गालियां देने पहुंच जाते हो ना उसको, कि अच्छा प्रमोशन कर रहा है, कितना पैसा लिया है, ऐसे करने लग जाते हो। इसलिए वो बेचारे टीचर्स का नाम लेने की बजाय, कई बार तो कुछ टीचर जो इंटरव्यू ले रहे होते हैं वो मना कर देते हैं कि दूसरे प्लेटफॉर्म के टीचर का नाम मत लेना। और कई बार बंदा लेना भी चाहे तो आप लोगों के वो नेगेटिव गालियां की वजह से नहीं ले पाता, वो सिर्फ क्या कह के छोड़ देता है, दिस बुक इज सफिशिएंट, इससे कर लो। ये बात किन लोगों के लिए वैलिड है? जिन्होंने पेड कोर्स नहीं ले रखा। तुमने तो ले रखा है ना यार, पेड कोर्स लेके भी अगर तुम्हें किताबें छाननी पड़े तो फिर ऐसे पेड कोर्स का क्या फायदा? फिर तो लालत है मेरे पेड कोर्स पे, अगर तुम्हें पेड कोर्स करने के बाद भी किताबों में मुंह मारना पड़ रहा है। जो 5, 10, 20 किताबें तुम पढ़ने का जितना तुम्हारा दायरा है ना, वो सारी पढ़ के मैंने समेट के इस कोर्स में डाल दी, उनसे ज़्यादा ही, उससे कम नहीं। तो किसी भी और थ्योरी की किताब की आपको 1% भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है। क्या सर प्रैक्टिस के लिए कोई और बुक लेनी पड़ेगी? चैप्टर वाइज प्रैक्टिस के लिए आपकी एक बुक आती है सर, एरर प्रो, है ना, वो जो AIR रैंक 1 है ना सर 2022 वाला, उसने भी रिकमेंड करी है सर। 3-4 वीडियो में उसने बताया कि एरर प्रो बहुत अच्छी किताब है, वो लगा लो। हाँ बच्चे, वो बहुत अच्छी किताब है। वो किताब किन के लिए है? जिन्होंने मेरा पेड कोर्स नहीं ले रखा। ठीक है। जो यूट्यूब से पढ़ते हैं, XYZ कहीं से पढ़ते हैं, वो अपना उस किताब से प्रैक्टिस करके कर सकते हैं। आपको वो किताब भी नहीं लेनी है। अभी अगर मैं इसी वीडियो के अंदर बोल दूं ना, कि एरर प्रो लेनी है चैप्टर वाइज प्रैक्टिस के लिए, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, ये वीडियो जैसे ही आप जिस दिन मैं इस ऐप पे डालूंगा, उसके 3 दिन के अंदर 1000 ऑर्डर आ जाएंगे, 3 दिन के अंदर। और पर बुक पे मान लीजिए मुझे 100 रुपए भी बचते हैं तो 1 लाख रुपए आ जाएंगे सीधे सीधे। लेकिन वो काम मुझे करना नहीं है, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है। आपने पेड कोर्स ले लिया तो अब चैप्टर वाइज प्रैक्टिस भी आपके इसी पेड कोर्स के थ्रू हो जाएंगे, आपको एरर प्रो लेने की जरूरत नहीं है। क्लियर हुआ? क्या मिसलिनियस के लिए कोई किताब लेने की जरूरत नहीं है? मान लो मेरी बात यार, मैं बहुत बार क्लास में बोलता हूँ, नया लौंडा नहीं हूँ, 10 साल से पढ़ा रहा हूँ। अगर मैं आपको छाती ठोक के कह रहा हूँ कि नहीं जरूरत किसी किताब से थ्योरी पढ़ने की, नहीं जरूरत किसी बुक से प्रैक्टिस करने की, मैं करा रहा हूँ सब, मैं दे रहा हूँ सब। वो जो आपकी क्विज आपको मिलेंगी ना, उसका कलेक्शन इतना जबरदस्त होगा कि आपको दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर हुई इतनी बात? तो कोई थ्योरी बुक नहीं करनी। और सबसे बड़ा भाई, ये पेड कोर्स लेने के बाद ना, ये यूट्यूब की मंडी में घूमना बंद कर दो पहले एक तो तुम। ठीक है,
पेड कोर्स लेने के बाद ये यूट्यूब के मंडी बाजार में घूमना बंद कर दो। कोई भी नया थंबनेल लगा देता है, ऐसे टड्डा वांगा होके यार तुम उसकी वीडियो देखने पहुंच जाते हो। पेड कोर्स ले लिया ना, अब अपने दिमाग को ठंडा रखो, मेरे पे ब्लाइंड ट्रस्ट करो और ये यूट्यूब की मंडी में घूमना बंद कर दो। यूट्यूब पे कोई एक आध वीडियो अगर देखनी हो तो मैं बता दूंगा, इस टाइप की जो वीडियो होती ना, CGL के सारे एरर एक ही वीडियो में, CDS के पिछले 3 साल के सारे एरर एक ही वीडियो में, CDS की सारी वोकैब एक ही वीडियो में, ऐसी कोई एक आधी वीडियो मेरी या किसी और की देखनी हो तो देख लिया करो। इसके अलावा कोई और छोटे छोटे प्रैक्टिस सेशन, थ्योरी के सेशन, गोल्डन रूल, 150 मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, ये सब ये मंडी में घूमना बंद करो, वरना 3-3 साल सिलेबस पूरा नहीं होगा, पहले बता रहा हूं। लास्ट चीज, प्रीवियस ईयर पेपर जो लगाने, उनके लिए कहाँ से लगाने, आप कोई टेस्ट सीरीज फॉलो कर सकते हो, कोई टेस्ट सीरीज ले सकते हो, टेस्ट बुक की, ऑली बोर्ड की, 50 की इनकी आती हैं, जो भी आपको ठीक लग रही हो, इंटरफेस ठीक लगता हो, सब कुछ ठीक लगता हो, उसमें प्रीवियस ईयर आपको टेस्ट मिलते हो, प्रीवियस ईयर से भी कर सकते हो। आपका मन करे सर टेस्ट तो लूंगा ही सर, लेकिन एक बुक से प्रैक्टिस करने में थोड़ा और मजा आता है, तो पिनैकल की किताब आती है एक, उसमें क्या दे रखा है, सारे एरर एक साथ, सारे सेंटेंस इंप्रूवमेंट एक साथ, सारे फिलअप एक साथ, 2018 से अब तक के SSC के जितने एग्जाम्स हैं, ऐसी CDS के लिए भी प्रीवियस ईयर आती होंगी, ऐसी NDA के लिए भी प्रीवियस ईयर आती होंगी, अरिहंत वगैरह की और काफियों की आती है ना। तो आप प्रीवियस ईयर की ऐसी कोई किताब से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, या तो इससे कर लो या इससे कर लो। किरण की भी आती है, किरण में भी ऐसे दे रखा है, सारे एरर एक साथ, सेंटेंस इंप्रूवमेंट एक साथ, ऐसे। MB पब्लिकेशन में थोड़ा अलग से दे रखा है, उसके अंदर क्या दे रखा है, सेट वाइज दे रखा है कि अच्छा सारे प्रैक्टिस सेट दे रखे हैं ऐसे, जैसे पेपर में है पूरा का पूरा ऐसे सेट, इनमें क्या है एरर वोकैब ऐसे अलग अलग करके दे रखी है, इसमें पूरा एक साथ दे रखा है, आप जैसे कंफर्टेबल। किसी को ऐसे करना अच्छा लगता है, सारे एरर एक साथ करूंगा, ये करूंगा, अच्छा किसी को ऐसे अच्छा लगता है पूरा सेट लगाऊंगा, अपनी सुविधा अनुसार। तीनों ही किताबें अच्छी हैं, एरर सब में है, ठीक है, गलतियां सब में है, एक्सप्लेनेशन बकवास है, लेकिन आपने अगर कोर्स वोर्स अच्छे से मेरे से कर रखा होगा तो आपको इनके एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप एक्सप्लेन अपने आप कर लोगे। और फिर भी अगर किसी सवाल के अंदर डाउट आएगा तो आपके पास पर्सनल व्हाट्सएप नंबर डाउट के लिए होगा, आप वहां पे पूछ पाओगे, ठीक है। मेरी किताब भी आएगी एक, उसी पे काम चल रहा है, मेन जो काम चल रहा है मेरा, अब उसी पे काम चल रहा है। उसमें क्या होगा, यही जैसे इसमें दे रखा ना पिनैकल में और किरण में, प्रीवियस ईयर के 2020 से या 18 से शुरू कर लेंगे। अच्छा सारे एरर एक साथ, सारे सेंटेंस इंप्रूवमेंट एक साथ, विद सॉलिड एक्सप्लेनेशन एंड ऑलमोस्ट 0 एरर्स। इसमें काफियों के आंसर गलत हैं, काफियों की एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन कुछ है, होनी चाहिए थी एक्सप्लेनेशन कुछ, कर कुछ दिया है, इसी पे काम चल रहा है, ठीक है। लेकिन अभी नहीं आ पाएगी, 2024 जनवरी के पास टारगेट में लेके चल रहा हूँ, लेट भी हो सकती है। अगर आपका भी हाल फिलहाल में कोई एग्जाम है, CHSL CPO वगैरह, इन सब के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, तो मेरी किताब का बिल्कुल वेट मत करिए, इनमें से कोई एक लेके अपनी प्रैक्टिस चालू कर दीजिए। अगर आपके पास टाइम है तो वेट कर लीजिएगा, जनवरी 2024 के आसपास मेरी बुक आ जाएगी, अगर नहीं आती तो भाई ये वाली ले लेना, ठीक है। अच्छा जी, ग्रामर में बच्चे इसके अलावा कुछ नहीं कर रहा, मैं फिर एक बार लास्ट में कह रहा हूँ, मत घूमना यार यूट्यूब पे 50 4 दिन इसकी वीडियो देख ली, 4 दिन उसकी वीडियो देख ली, फिर ये किताब पढ़ ली। मैं कह रहा हूँ ना, मैं संभाल लूंगा, मान लो मेरी बात, ठीक है। जितना करा रहा हूँ इतना ही समेट लो, इतना ही बहुत है, यही मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। नेक्स्ट पे वोकैबलरी। वोकैब के लिए क्या करना है, वोकैब के लिए आपके कोर्स के अंदर ही आपको वीडियोस मिलेंगी, फोटो से नेमोनिक से ऐसे हेडिंग डाल लेंगे। अच्छा CGL 2023 के सारे इडियम्स, CPO 2022 के सारे इडियम्स, CHSL 2021 के सारे इडियम्स, ऐसी वन वर्ड ऐसे कर करके गट्ठे में वोकैब कराऊँ। ऐसे CDS 2022, CDS 2021 की सारी वोकैब एक वीडियो में, ऐसे करके आपके इसी पर वीडियोस डलेंगी, उनको देखना, ठीक है। काफ़ी अच्छे खासे अमाउंट में वोकैब 2000, 2500, 3000, 3500 मैं क्लास में कवर करा दूंगा। लेकिन आप भी समझिए इसकी कोई लिमिट नहीं है। आपने किसी का भी और कोर्स लिया हो, आपके दोस्तों ने लिया होगा, उनसे पूछ के देख लेना, किसी ने भी 1000 से ऊपर वर्ड कराए हो। कोई वोकैब स्पेशल लिया हो तो बात और है, ऐसा इंग्लिश मतलब ग्रामर वोकैब RC का टोटल बैच लिया हो, 1000 से ऊपर वर्ड कराए हो तो मुझे दिखा देना। लेकिन सबसे ज़्यादा अपने कोर्स में मिलेंगे, 2500-3000 वर्ड्स आपको आराम से मिलेंगे प्रीवियस ईयर। फिर आपको जाना है एक बुक पे, पहले वीडियोस देखने फिर बुक पे जाना है। फायदा क्या होगा, एक तो प्रीवियस ईयर की इंपॉर्टेंट वोकैब आपकी कवर हो जाएगी, है ना।
क्योंकि प्रीवियस ईयर ही मेन रिपीट होती है। तो अगर मान लो किसी को कोई बुक ना भी कर पाया, पेपर बिल्कुल सिर पे आ गया, तो प्रीवियस ईयर तो कर लिया आपने, कम से कम इंपॉर्टेंट वाली तो कर ली, जो लेटेस्ट अभी कुछ सालों में आई है 2-3 साल में, वो तो कर ली। फिर जाना है आपको बुक के ऊपर। और दूसरा फायदा क्या होगा, अब पहले ही आप वीडियो से करे बैठे हो, वो सारी वोकैब तो फोटोज और नेमनिक से पढ़ाई गई, आपको याद है। तो जब बुक उठाओगे तो आप देखोगे 10 में से 5 वर्ड तो आपको पहले ही आते हैं, तो एक मोराल बूस्ट होगा, करने का मन करेगा, किताब जल्दी खत्म होगी। किताब कौन सी लेनी है, ब्लैक बुक फेमस चल रही है आजकल, ब्लैक बुक ले सकते हो। एक नीतू मैडम ने भी लॉन्च करी है, वो ले सकते हो, वॉल्यूम 2 नाम है शायद, जो भी है देख लेना, नीतू मैडम की वोकैब की किताब सर्च कर लेना। मेरी बुक भी आती है, वोकैब प्रो नाम से मेरी बुक भी आती है, लेकिन फिलहाल उसमें कमी कह लो या जो भी कह लो, मतलब मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। रीज़न क्या है, कलेक्शन बहुत ज़बरदस्त है। मेरी बुक में सबसे डिफरेंट चीज़ क्या थी, हर एक वर्ड का इंग्लिश मीनिंग, हिंदी मीनिंग और उस पर एक सेंटेंस से वो वर्ड बहुत जल्दी याद हो जाता है। मैंने वर्ड्स को कैटेगराइज करके लिख रखा था, एमिकेबल, एमिएबल, कन्वाइवियल, कंजीनियल, ऐसे करके, ताकि याद करना आसान हो। सेंटेंसेस के थ्रू सारे, हर एक मतलब ईडियम पे, फ्रेजल वर्ब पे, इन सब पे सेंटेंस लिखे थे ताकि याद करने में आसानी हो। बस उस बुक में एक ही कमी रह गई, वो उस टाइम के हिसाब से लिखी गई थी। आजकल क्या है, प्रीवियस ईयर रिपीट होते हैं, तो प्रीवियस ईयर बच्चा चाहता है ऐसी किताब हो जिसमें प्रीवियस ईयर पहले दे रखे हो और बाकी एक्स्ट्रा वर्ड अलग दे रखे हो। ये कमी है उस किताब में कि उसमें ऐसे छटा हुआ नहीं है कि प्रीवियस ईयर पहले अलग लिख दूं और बाकी जो मुझे एक्स्ट्रा बताने हैं वो अलग लिख दूं। ठीक है, तो मैं अभी के लिए आपको वो बुक रिकमेंड नहीं कर रहा हूं, उसको रहने देना। अभी ये भी नहीं कह सकता कि जल्दी आ जाएगी, क्योंकि अभी मेरी प्रायोरिटी कोई और किताब चल रही है। अभी मुझे ये जो किताब मैंने आपको बताई, ये निकालने पे सारा ध्यान है, इसी पे काम करना चाहता हूँ। तो वोकैब की अब कोई और बुक आप ले सकते हो, ब्लैक बुक ले सकते हो, नीतू मैडम वाली वॉल्यूम 2 वगैरह कोई भी एक किताब, एक रानी मैम ने भी लॉन्च करी है समुद्र मंथन करके, है ना, कोई भी, मतलब वोकैब की कोई भी एक किताब ले लो। ठीक है, आप सोच रहे होगे यार पहला ही मास्टर देखा है, तो कह रहा है मेरी एरर प्रो आती है वो भी मत लेना, मेरी वोकैब प्रो आती है ये भी मत लेना। मैं फिर बता रहा हूँ बच्चे, होता पता क्या है, ऐसे करके ना, मतलब अभी मैं बोल के भी चला जाऊंगा ना, मेरी अभी मैं 4 अच्छी लाइनें बोल दूं ना इस किताब के बारे में, ये भी बिक जाएगी, अच्छी खासी बिक जाएगी। लेकिन फिर पता दिक्कत क्या होती, फिर नींद नहीं आती रात को। बाकियों का पता नहीं यार, मेरे को ना ऐसे अंदर से मतलब चोर टाइप फील होता है, जैसे मैं कुछ गलत करके आया हूँ किसी के साथ। तो भाई एरर प्रो इसलिए लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं आपको क्लास के अंदर ही जो चैप्टर खत्म होने के बाद आपकी जो क्विज डलेगी, जो डिस्कशन होगा, उसको करने के बाद आपको एरर प्रो की चैप्टर वाइज और मिसलिनियस के लिए ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वोकैब प्रो इसलिए नहीं लेनी क्योंकि उसमें प्रीवियस ईयर और वो चीज़ अलग अलग कैटेगराइज करके नहीं दे रखी। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट बातें इसके अलावा और क्या, वोकैब के नोट्स बनाने होते हैं? बिल्कुल नहीं बनाने होते। जो क्लास में वोकैब होगी उसकी आपको इतनी इंटरेस्टिंग वो फोटोज़ और नेमनिक से पढ़ाई जाएगी कि जब आप ऐप पे जाके अपना वापस व्यू PDF करोगे, 2 बार ऐसे रिवाइज करोगे, सारा याद आ जाएगा आपको ज़रूरत ही नहीं है इसके कोई नोट्स बनाने की। और बुक से भी जब करोगे तो कैसे करना है, बुक खोली, बुक लेके बैठ गए, आज का टारगेट बना लिया मैंने कि मैं 30 सिनोनिम एंटोनिम याद करूँगा। ठीक है, वो देख लिए। अच्छा, नेक्स्ट डे फिर मैंने अगले 30 याद करूँगा, लेकिन अगले 30 करने से पहले पिछले 30 रिवाइज करने। रिवीजन इज द की। वोकैब में सारा गेम रिवीजन का है, नए वर्ड से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पिछलों को रिवाइज करना। ऐसे रोज कुछ नया पढ़ते जा रहे हो और पीछे वालों को रिवाइज करते हुए जा रहे हो। और वोकैब में स्टार्टिंग करना ईडीएम से, है ना, ईडीएम जल्दी याद भी होते हैं, स्टोरी बेस बना के थोड़े इजीली याद हो जाते हैं और उनकी वेटेज भी ज़्यादा है। ईडीएम हो गए, फिर वन वर्ड हो गए, फिर एंटोनिम सिनोनिम पे आना, क्योंकि एंटोनिम सिनोनिम का अथाह सागर है और नंबर भी कम है। तो ईडीएम का, वन वर्ड का कंपैरेटिवली का जो दायरा है छोटा है, जल्दी भी हो जाएंगे, मार्क्स इंप्रूव भी होने लगेंगे, तो कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा। सिंपल सा वोकैब का फंडा है, किताब उठाई, जो पिछले दिन पढ़ा उसको रिवाइज करके ही आगे बढ़ना है। और हफ्ते के अंदर 5 ही दिन वोकैब पढ़ो, बाकी 2 दिन रिवीजन के लिए रखो। उन 2 दिनों में नए कोई वर्ड नहीं पढ़ेंगे, पिछले ही रिवाइज करेंगे। और जो आपको लग रहा है कि ऐसे वर्ड जो मुझे याद नहीं आ रहे, येलो कलर का, ऐसा ऑरेंज कलर का हाईलाइटर ले आओ और उसको हाईलाइट करो। उन वर्ड को फिर दोबारा 2 बार, 3 बार, 4 बार, फिर भी दुश्मन वर्ड है याद ही नहीं हो रहे, कॉपी में चढ़ा दो, उनको चार्ट पे लिख के चिपका दो, या अपना कोई घर में छोटा भाई बहन दोस्त तो उसको बोलो कि यार ये 10 वर्ड ना तू मुझे एक बार बोल के सुना दे अपने हिसाब से इसका मीनिंग, उससे और याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये अप्रोच लगानी है आपको। फिर बता रहा हूँ, वोकैब में रिवीजन इज द की। नेक्स्ट,
सबसे दुश्मन टॉपिक आपका क्लोज टेस्ट पैराजंबल पैसेज। क्लोज टेस्ट पैराजंबल पैसेज आपके इस बैच के अंदर इनकी थ्योरी भी करवाई जाएगी, और प्रैक्टिस भी कराई जाएगी। जैसा कि मैंने आपको जब कोर्स लॉन्च किया था उस वीडियो में बोला था, कम से कम 30 के करीब क्लोज टेस्ट, 30 के करीब पैसेज, 100 के करीब पैराजंबल्स मैं आपके इस कोर्स के अंदर कराऊंगा। थ्योरी भी बताऊंगा कि अप्रोच क्या होनी चाहिए, लेकिन ये काम की उसके ही होगी ना ऑब्वियसली जिसको सेंटेंस पढ़ के मीनिंग तो निकालना आता हो। अब 5वीं क्लास की कोचिंग तो बच्चे है नहीं कि मैं ट्रांसलेशन सिखाऊंगा, है ना। राम या सीता इज गोइंग तो मैं कहूँ सीता जा रही है, देविका इज डांसिंग देविका नाच रही है। ट्रांसलेशन थोड़ी सिखाई जाएगी बच्चे, यहाँ पे जो मीनिंग निकालना है वो तो आपको आना चाहिए, और नहीं आता है तो बच्चे मेहनत करनी पड़ेगी और कोई चारा नहीं है। क्योंकि जब तक रीड करके आपको मीनिंग ही निकालना नहीं आता, जब आपको रीड करके मीनिंग ही निकालना नहीं आता तो ये क्लासेस आपके कोई काम की नहीं है। मैं कितना भी जोर लगा लूँ, कितनी भी आपको बातें बता दूं कि अच्छा देख हावेवर से सेंटेंस शुरू नहीं होगा, देख मोर ओवर का मतलब होता है इस चीज़ के अलावा, तो इसके एडिशन में कुछ आएगा, बट येट ऐसे कनेक्ट होंगे, इधर और ऐसे कनेक्ट होंगे, क्लोज टेस्ट के अंदर आपको 70 चीज़ें बता दूं, ये तभी काम की है जब सेंटेंस पढ़ के मीनिंग निकालना आता हो। और उसके लिए ज़रूरी है रीडिंग करना और साथ में वोकैब की डायरी बनाना। रीड किया और जो वर्ड आपको नए लगे, आपको मुश्किल लगे, उनकी आपने डायरी बना ली। ठीक है, एक मिनट पानी पी लेता हूँ। अब रीडिंग कहाँ से करनी, कैसे करनी है, उसके लिए मैं आप स्टूडेंट्स को 3 पार्ट में बांट रहा हूँ। एक तो ऐसा बच्चा जो प्योर हिंदी मीडियम से, जिसको छोटे छोटे जो मैं क्लास में सेंटेंसेस लिखता हूँ ना, उनका मीनिंग निकालने तक में दिक्कत होती है, तो आपका बच्चे बेस है बहुत कमज़ोर, आपको शुरुआत करनी चाहिए। और डीमोरलाइज होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि बेस कमज़ोर है तो आप कभी ज़िंदगी में इंग्लिश सीख ही नहीं पाओगे। 6 महीने की मार है, सिर्फ 6 महीने की मार है और आ जाएगा आपको। आपको क्या करना है, स्टोरी बुक्स लेके आनी है। कबाड़ी के पास जाना अपने आसपास में, क्योंकि दुकान पे जाओगे वो MRP के 40% रेट में देगा, कोई पॉइंट नहीं है। अपने आसपास लोकल में कोई कबाड़ी वाला ढूंढना, या फिर अगर दिल्ली में कोई दोस्त हो तो दरियागंज मार्केट लगती, 10-10 रुपये किताबें बिकती वहाँ पे, ठीक, वहाँ से स्टोरी बुक्स। ठीक है, नॉवल वगैरह नहीं। नॉवल में क्या होता है, 10 पेज पढ़ते हो तब जाके 4 वर्ड मिलते हैं, टाइम ज़्यादा लगेगा, वो कैब कम इंप्रूव होगी, पेपर में बहुत इतना टाइम अपने पास है नहीं। नॉवल वगैरह मैं सजेस्ट करता, अगर आप पूछते कि मैं सर फर्स्ट ईयर में हूँ अभी और मेरा 4 साल बाद पेपर है तो मैं नॉवल पढ़ लूँ क्या, बिल्कुल पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी अगर आप 1 साल के अंदर अंदर या 6 महीने में, 7 महीने में एग्जाम देना चाहते हो तो नॉवल इज़ नॉट रिकमेंडेड। स्टोरी बुक्स लेके आइए, 6ठी 7वीं 8वीं की, 5वीं 6ठी 7वीं 8वीं की। स्कूलों में जो प्राइवेट स्कूलों में स्टोरी बुक्स नहीं लगती, वो वाली। अगर आप कबाड़ी के पास जाएंगे तो 10 रुपये 20 रुपये में आपको किताब मिल जाएगी। ऐसी 5-7 किताब ले आइए, उनमें जो कहानियों वाली जो किताबें होती हैं ना, छोटी छोटी शॉर्ट स्टोरीज होती हैं, 1 पेज की 2 पेज की, उनको पढ़ने की कोशिश करिए। काम करना है आपको 2 महीने, 2 महीने आपको ये काम करना है। 2 महीने के बाद आप इधर मूव होंगे। ऑब्वियसली स्टोरी होती है तो वर्ड का मीनिंग नहीं भी पता तो भी हिंट से आइडिया हो जाता है। डिक्शनरी में मीनिंग तो आपको देखना ही है। डिक्शनरी कहाँ से डाउनलोड करनी है, मेरी हर यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक डिक्शनरी का लिंक है, लॉन्गमैन डिक्शनरी का, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। अब वो मेरी बनाई हुई ऐप तो है नहीं यार, वो कुछ फ़ोन में नहीं चलती है, तो उसके लिए प्लीज़ मुझे मैसेज मत करना। आप प्ले स्टोर पर जाओ, वहाँ से ऑक्सफोर्ड या फिर कॉलिंस डिक्शनरी डाउनलोड कर लो। और वो हिंद खोज वगैरह का देखो पीछा छोड़ दो, है ना, वो इंग्लिश का हिंदी में मीनिंग, बच्चे पीछा छोड़ो उसका, उससे ऊपर बढ़ो। 2-4 दिन मुश्किल लगेगा, 2-4 दिन अटपटा लगेगा, लेकिन इंग्लिश टू इंग्लिश वाली डिक्शनरी ही फॉलो करो। मैं फिर बता रहा हूँ, मेरी हर यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लॉन्गमैन डिक्शनरी का लिंक डाउनलोड हो जाए तो बहुत अच्छी बात, प्लीज़ उसके लिए मैसेज मत करना। मेरी बनाई हुई ऐप नहीं है, मेरे पास लिंक था तो मैंने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर कर दिया है। हो जाए बहुत अच्छी बात, नहीं तो चुपचाप अपना प्ले स्टोर से कोई और डिक्शनरी डाल लेना। क्लियर हो गया? आपने वो कहानियाँ पढ़ी 2-3 महीने, 2 महीने के पास जो वर्ड मुश्किल लगे अपनी डायरी में चढ़ाते गए। एक वोकैब का अलग रजिस्टर बनाना है। ये खाली, इसमें खाली वो वाली वोकैब चढ़ाई जाएगी जो आपको बुक से या वीडियो से याद ही नहीं हो रहा वर्ड, वो चढ़ेगी इसमें, और जो आप रीडिंग करके निकालते हो वो चढ़ेगी इसमें। ठीक है, अच्छा, एवरेज स्टूडेंट जो पढ़ा तो इंग्लिश मीडियम में, माँ बाप ने तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया, लेकिन उसने कभी अपने आप को इंग्लिश मीडियम वाला बनने नहीं दिया। यार दोस्त भी ऐसे ही रखे सारे,
जो कभी इंग्लिश से दूर दूर तक जिनका रिश्ता नाता नहीं था, छोटे सेंटेंसेस तो कर लेता, मुश्किल सेंटेंस कभी नहीं कर पाता। हॉलीवुड फिल्में कभी नहीं देखी भाई ने इसने, तो ऐसे बच्चे को ये छोटे सेंटेंस तो कर लेगा। तो ये न्यूज़पेपर इसको पढ़ना चाहिए, कोई भी जो आपको पसंद हो। टाइम्स ऑफ इंडिया देख सकते हो, हिंदुस्तान टाइम देख सकते हो, देख तो द हिंदू भी सकते हो, लेकिन द हिंदू का पहले दिन ही एडिटोरियल पे चले गए, डिमोरलाइज होकर वापस आओगे, इतने लंबे लंबे सेंटेंस हैं, सिर पैर आपको पता नहीं। एडिटोरियल क्या होता है? एडिटोरियल होता है कि देश विदेश में एक मुद्दा चल रहा है, उस पर इस ऑथर की क्या राय है। आपको वो मुद्दे का पता नहीं, सिर पैर पता नहीं, कैसे राय जान लोगे, कैसे समझ आएगा वो? तो पहले दिन ही एडिटोरियल पे मत टूट पड़ना, शुरुआत करो। और आपके एग्जाम्स का ना सीडीएस का ऐसा लेवल है, ना एसएससी के किसी एग्जाम का इतना लेवल है, ना एनडीए में तो आते नहीं है पैसेज वगैरह मेनली, किसी का इतना लेवल नहीं है कि जिसके लिए आपको द हिंदू के एडिटोरियल की जरूरत पड़े। अगर आप बैंक की तैयारी करते हैं तो आपको द हिंदू के एडिटोरियल के लेवल तक पहुंचना पड़ेगा, बाकी एसएससी के लिए सीडीएस के लिए जरूरत नहीं। आप जो आपको पसंद हो, स्पोर्ट्स पसंद है, बॉलीवुड पसंद है, स्पोर्ट्स की कमेंट्री होगी, फुटबॉल की, क्रिकेट की, बॉलीवुड पसंद है, गॉसिप आर्टिकल पसंद है, वो पढ़ लो, लेकिन अखबार से पढ़ना, ठीक है? वो मधुरिमा और ये व्हाट्सएप से मत पढ़ने लग जाना, हिंदी में पढ़ रहे हो कहीं बैठ के, अखबार से पढ़ना, ठीक है? 4 महीने इनको लगेंगे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लेवल की अंडरस्टैंडिंग बनाने में, पैसेज, क्लोज टेस्ट और इनको सॉल्व करने के लिए जो चाहिए, इनको लगेंगे 4 महीने, इनको लगेंगे 6 महीने। 2 महीने तक ये पहले ये करेंगे, फिर लास्ट में 4 महीने ये करेंगे। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो आपके सीजीएल, सीपीओ, स्टेनो, सीएचएसएल, एमटीएस, सीडीएस, एनडीए, इनके लिए जो इन पार्ट को करने के लिए जितनी अंडरस्टैंडिंग चाहिए या बेसिक इंग्लिश की जितनी सेंस चाहिए, वो इनके लिए 6 महीने में तैयार हो जाएगी, इनके लिए 4 महीने में। बस डेडिकेटेड मैनर से रोज 40 से 45 मिनट रीड करना है। रोज के आप टारगेट बना सकते हो कि 2 आर्टिकल पढ़ूंगा, ये 40-45 मिनट में जितना पढ़ लिया उतना पढ़ूंगा, रोज रूटीन से, ठीक है? एक आधे दिन स्किप हो जाए तो बात हो रहा है, लेकिन रूटीन बनाइए। एक होंगे प्रो वाले। प्रो का मतलब क्या है? हॉलीवुड फिल्म में चाट मारी है इन्होंने, है ना? इनको सेंटेंस पढ़ते ही बड़ा आराम से समझ में आ जाता है, बड़ा इजीली। आपको कुछ नहीं करना, आपने जो पुरानी मेहनत करी है उसका फल लूटो खाली। आप खाली प्रीवियस ईयर पेपर प्रैक्टिस कर लेना, जैसे ये सब बाकी लास्ट में करेंगे, आपका उसी से काम हो जाएगा। आप खाली पढ़ते ही होगे, देखो आपकी इंग्लिश अच्छी है, आपको हैबिट ही पढ़ रखी होगी न्यूज़पेपर पढ़ने की या नॉवल पढ़ने की या थोड़ा मोटा, वो जितना आपका मन करता है जैसे पढ़ते वैसे पढ़ते रहो, आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की कतई भी ज़रूरत नहीं है। तो भाई ये था अपना करना क्या क्या है। अभी और भी बहुत इंपॉर्टेंट बातों पे आएंगे। ग्रामर में वीडियो देखी, नोट्स बनाया, जब चैप्टर खत्म हो गया तो जो मैंने चैप्टर वाइज क्विज दी उसको किया, उसके जो डाउट्स होंगे वो मैं क्लास में सॉल्व कराऊंगा, फिर भी कुछ बच जाएगा तो मैं व्हाट्सएप नंबर पे आप भेज सकते हो। ऐसे ही जब सारे चैप्टर खत्म हो जाएंगे तो मिसलिनियस क्विज मिलेंगे आपको, मिसलिनियस के जो भी डाउट्स होंगे वो मैं क्लास में सॉल्व कराऊंगा। जो मुझे लगता है 5 क्वेश्चन, ये 7 क्वेश्चन मुझे सॉल्व कराने, वो मैं कराऊंगा। उसके अलावा फिर भी कुछ बच जाए तो मुझे भेज सकते हो। ये आया आपका प्रीवियस ईयर पेपर। प्रीवियस ईयर पेपर कहाँ से लगाने हैं? कोई टेस्ट सीरीज खरीद के उससे भी लगा सकते हो, बुक खरीदनी है उससे भी लगा सकते हो। वो कैब के लिए वीडियोस देखनी है, फिर एक किताब कंप्लीट करनी है, नोट्स नहीं बनाने हैं, रिवीजन इज द की। रीडिंग के लिए थ्योरी और ये सब अपनी क्लास में होगा, जरूर होगा, लेकिन पहले आप रीडिंग चालू करिए जितनी हो सके। कहाँ से करनी, कैसे करनी, वो बता दी। अब कुछ और तैयारी से रिलेटेड कुछ और बातें होती हैं जो मुझे लगता है बच्चे को बता देनी चाहिए, है ना? एक ना अपने आप को मोटिवेटेड रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है गोल डायरी। होता क्या, अभी जैसे आपका सिलेबस चल रहा है, क्लास चल रही है, अभी तो सब कुछ अच्छा है, क्योंकि डेली आपके पास दिमाग लगाना ही नहीं है आपको। डेली का आपका काम क्या है? क्लास देखो, नोट्स बनाओ, क्लास देखो, नोट्स बनाओ, चैप्टर खत्म हो गया, प्रैक्टिस करो, रोज आपका काम फिक्स है। दिक्कत उनको आती है जो सिलेबस पूरा कर चुके हैं और पेपर में भी 3-4 महीने पड़े हैं, तो वो अपने आप का आउटपुट नहीं निकाल पाते बढ़िया, वो रिवीजन नहीं कर पाते, वो डेडिकेटेड मैनर में पढ़ नहीं पाते। वहाँ ये बड़ी मदद करती है गोल डायरी। एक डायरी लगा लो या कैलेंडर टांग लो सामने, बड़े बड़े डिब्बे वाला। एक वो भी आता है ना जिसको पलटते हैं, ऐसे फ्लैप्स ही होती है, ऐसे रोज की ऐसे ऐसे पलटते हैं उसको, वैसा वाला ला सकते हो, जैसा आपको अच्छा लगे। रोज की आपने डायरी बना ली कि कल मैं क्या करूँगा, जिसका सिलेबस पूरा हो गया मेनली उनके काम आएगी। कि कल मैं ना यार प्रॉफिट एंड लॉस के 150 सवाल लगाऊंगा, इंग्लिश की 50 नहीं वो क्या भी याद करूंगा, रीजनिंग में कल रीजनिंग रहने देता हूँ, और जीएस का मैं मॉडर्न हिस्ट्री के 8 पेज नोट्स के पढ़ूंगा। आपने टारगेट बना दिया, अगले दिन आपको उसको करना है। 90% से ऊपर अचीव हो जाए तो टिक लगा देना, वरना क्रॉस लगा देना।
ऐसे अपने आप को देखते रहो, जज करते रहो कि मैं अपनी नज़रों में कितना खरा उतर रहा हूँ। दुनिया से कोई मतलब नहीं है बच्चे, दुनिया को आप झूठ बोल सकते हो, बेवकूफ़ बना सकते हो, अपनी नज़रों में भी अगर आप खरे उतरते रहे ना, साल में 365 दिन होते हैं, साल में अगर 300 बार भी टिक है ना आपका, तो आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। डेली अपने लिए गोल सेट करिए, बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं बनाना, ये भी नहीं कि कल 5 वोकैब के क्वेश्चन करूंगा, नहीं, और बहुत बड़ा भी नहीं बना लेना कि 1000 क्वेश्चन करूंगा कल मैथ के। अपनी अपनी जो आपकी कैपेसिटी है उससे 5 या 10% ऊपर गोल बनाया करो डेली, ठीक है, ताकि कैपेसिटी धीरे धीरे पुश होती रहे। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है लाइब्रेरी। घर पे रहते हो, बार बार डिस्टरबेंस होती है, अब छोटा भाई आ गया स्कूल से, मम्मी ने चीनी लेने भेज दिया, ये वो शोर आ रहा है टीवी का, अब आंटी आ गई, उसकी बातों पे ध्यान जा रहा है, चुपचाप लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो। आजकल तो गली कूचे में, गांव गांव में लाइब्रेरी आ रही, और लाइब्रेरी नहीं है तो एक काम करो, 2-4 पढ़ने वाले बच्चे मिलकर कोई 2000 रुपये का कमरा किराए पे ले लो, है ना, सबको 700-700 रुपये आएगा, वहाँ टेबल कुर्सी डाल के वहाँ पढ़ लिया करो। लाइब्रेरी बहुत 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 इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ध्यान रखना। ये जो 700-1000 रुपये महीने के दोगे ना, ये दुखेंगे नहीं आपको, इसको प्रेफर करिए। अगर सिंगल रूम ही लेके रहते हो, अकेले ही रहते हो, तो बात हो रहा है, ठीक है, फिर वही आपकी लाइब्रेरी है। दूसरा, जिस एज में अभी आप हो उसमें हॉर्मोन्स होते हैं थोड़े उछाल पे, है ना, रात होते ही 12-1 बजते ही दिमाग में कुछ कुछ और थॉट्स आने लग जाते हैं, है ना, इसमें कुछ भी देखो एबनॉर्मल नहीं है, ये सबके साथ होता है, ज़िंदगी में सबके साथ हुआ है और आगे भी जब तक सृष्टि है होता रहेगा। लेकिन उसको जितना हो सके अपने को कंट्रोल करने की कोशिश करनी है, कि ये नहीं कि रोज़ वही दिमाग चलता रहता है, फिर बाद में गिल्ट होता है, 3-4 घंटे फिर ख़राब हो जाते हैं। तो अपने रूम में एक बड़ी सारी पेरेंट्स की फ़ोटो लगा लो, फ़ोन पे पापा मम्मी का वॉलपेपर लगा लो, और अगर अगर पॉसिबल हो तो कीपैड वाला फ़ोन रख लो। बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है तो ऐसी वाली जो ऐप हैं उनको अनइंस्टॉल कर लो, है ना। और दूसरा एक ना वो आजकल वो आने लग गया डिजिटल वेलबींग करके, कि जैसे आपने सोशल मीडिया ऐप ज़्यादा चला ली ना, उसमें आप टाइमर लगा सकते हो, 10 मिनट से ज़्यादा चला ली तो वो नोटिफिकेशन देगा, तो आपके ऐसे आंखें, अरे यार बहुत देर होगी उठता हूँ, उसको ऑन रखो, वरना वो ऐसे ऐसे रील ऐसे चलाते पता भी नहीं चलेगा कितना टाइम निकल गया। पेरेंट्स की फ़ोटो रखी, बहुत फ़र्क पड़ेगा, मान लो मेरी बात। अभी आपको शायद ऐसा लग रहा है कि क्या ही हो जाए, बहुत फ़र्क पड़ेगा। बड़ी सी फ़ोटो होगी ना, जब भी कुछ ऐसे विचार आएंगे, नज़र जाएगी, अरे यार माँ बाप ने स्कूल भेजा, पढ़ाया लिखाया, और मैं यहाँ पे पढ़ने की जगह ये सब दिमाग में लेके आ रहा हूँ, बहुत काम करेगी ये चीज़। अगली बात, कुछ एबनॉर्मल नहीं है, हर बच्चे की तैयारी में एक फेज़ आता है, 15-20 दिन अच्छे पढ़े, 2-3 दिन हो गए सर ढंग से पढ़ाई नहीं हो रही, उतना एफिशिएंसी नहीं आ रही जितनी रोज आती थी। ये सबके साथ होता है, इससे बिल्कुल डीमोरलाइज नहीं होना है। उस केस में करोगे क्या, उस दिन करोगे क्या? उस दिन भाई आप क्या कर सकते हो, पहली प्रायोरिटी रखो मॉक पे, अगर सिलेबस पूरा हो गया है तो। अगर आपका 70% के आसपास सिलेबस हो गया है तो उस दिन मॉक टेस्ट देने बैठ जाओ। अपने आप को जब बांध लेते हो ना एक घड़ी के साथ कि यार ये खत्म हो जाएगा थोड़ी देर में, तो बीच में उठने का, लाइव में यही तो होता है। लाइव क्लास क्यों ज़्यादा इफेक्टिव होती है, या लाइव क्लास पूरी क्यों देख पाते हो? क्योंकि लाइव क्लास के अंदर घड़ी चल रही है साइड पे, और रिकॉर्डेड में आपके पास कोई घड़ी नहीं है। रिकॉर्डेड वीडियो को देखने के लिए बच्चा खुद अपने आप बहुत डेडिकेटेड होना चाहिए, तब वो देख पाता है। आपको ध्यान रखना है, अगर सिलेबस आपका 70-80% पूरा हो गया, आज कुछ पढ़ने का मन नहीं है, तो कम से कम एक मॉक चालू कर दो जल्दी सी, बस और कुछ मत करो। देखो स्टार्टिंग की इनिबिशन होती है, आपने साइंस में पढ़ा है, स्टैटिक फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन काइनेटिक फ्रिक्शन। जो पहला जोर लगता है ना, एक बार चालू कर दिया तो वो बड़ा आराम से निकल जाता है। बस चालू करने की देर, एक बार जैसे तैसे अपना मन उठा के जल्दी से लैपटॉप ऑन करके एक मॉक टेस्ट चालू कर दो, वो इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो सिलेबस पूरा नहीं हुआ है या मॉक टेस्ट का भी मन नहीं है, तो किसी एक चीज़ में तो इंटरेस्ट होगा ना यार। हर एक बंदे का एक फेवरेट सब्जेक्ट होता है, किसी का मैथ्स होता है, किसी का इंग्लिश होता है, किसी का रीजनिंग होता है, उसको पढ़ो। जरूरी है आज बोरिंग पढ़ना? आज ही पढ़ने का मन नहीं और धक्का आज ही करना है क्या सारा? किसी और दिन देख लेंगे। तो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पढ़ो। ये भी मन नहीं है तो भाई कुछ मत कर, अपनी ऐप पे वो कैब की, या जिसका तूने GS का कोर्स ले रखा हो उसकी GS की वीडियो चला ले, कान में ईयरफोन लगा ले और आराम से बैठ जा। इतना तो हो पाएगा। इसमें वो काम मत करने लग जाना, मूड फ्रेश कर लेता हूँ, दोस्तों के साथ चाय पी आता हूँ, मूवी देखी आता हूँ। ये सब चीज़ 15 दिन में एक बार करो तो ठीक है, कि 15 दिन में एक बार कर रहे हैं, एक दिन के लिए थोड़ा फ्रेश फील करने के लिए चले गए तो बात एक है। कहीं पता चले रोज ही मूड फ्रेश हो रहा भाई का, हर तीसरे दिन ही मूड फ्रेश हो रहा, वो काम मत करना, ठीक है।
ये ध्यान रखना। अच्छा, मॉक टेस्ट वगैरह कब लगाए जाते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर कब सॉल्व किए जाते हैं? 70% सिलेबस पूरा होने के बाद। 70% देखो अपना अपना है। काफ़ी बच्चे क्या होते हैं, वो डीमोटिवेटेड फील नहीं करते। अभी उसने तैयारी शुरू करी है, 15 दिन ही हुए हैं, उसने एक मॉक टेस्ट लगाया प्री का, मान लो एसएससी की अगर मैं बात करूं, प्री का उसने एक मॉक टेस्ट लगाया, उसके नंबर आए 70, तो भी वो डिमोरलाइज नहीं होगा। वो समझेगा 15-20 दिन ही हुए तैयारी करते हुए, फिर अगला लगाएगा 75, 78, 81, 83, 92, ऐसे अपनी प्रोग्रेस रोज होते हुए देखेगा कि जैसे जैसे सिलेबस पूरा होता हुआ जा रहा है, मैं काम करता जा रहा हूँ, इधर से नंबर भी बढ़ रहे हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, अगर मॉक टेस्ट लगा लिया, नंबर उसके 70 आ गए और उसको पता है कट ऑफ 130-35 जाता है, वो डिमोरलाइज होकर बैठ जाएगा। तो डिपेंड करता है आप कैसे बच्चे हो, है ना। तो मेरी जो रिकमेंडेशन है कि 70% सिलेबस पूरा होने के बाद ही मॉक्स मतलब प्रीवियस ईयर पेपर चालू करने चाहिए। और जो मॉक टेस्ट होते हैं, जो रैंडम पेपर्स होते हैं, वो प्रीवियस ईयर जब 2 साल पिछले लगा लो तभी लगाया करो। इनकी रेलेवेंस ज़्यादा है। ये कोई भी कंपनी अपने हिसाब से मुश्किल, टफ, ईजी करती रहती है, ठीक है। इनकी रेलेवेंस उतनी नहीं है जिनकी इतनी है। पहले 2 साल के इनको लगाना, फिर जाके मॉक पे जाना। क्लियर है? नेक्स्ट, डाउट्स वाला नंबर। आपकी ये जो एप्लीकेशन है ना, ये जो एप्लीकेशन जिस पे आप ये कोर्स देख रहे हो, इसी एप्लीकेशन पे आपने देखा होगा यहाँ पे ऐसे, यहाँ पेड कोर्स, फ्री डेमो, ये वो इस टाइप की चीज़ें, यहाँ पे एक नोटिफिकेशन बेल आइकन बना हुआ है। क्लास की नोटिफिकेशन भी वहीं आती है। अभी से 2-3 दिन के बाद, अभी से 2-3 दिन के बाद इसी पे एक नोटिफिकेशन आएगी जिसमें आपके पास डाउट नंबर आ जाएगा कि ये डाउट नंबर है। 2-3 छोटी छोटी बातें। एक तो जैसे ही डाउट नंबर आए, फटाक से हाय सर, हेलो सर, थैंक यू सर, कुछ भेजने की जरूरत नहीं बच्चे। बिना मतलब मैसेज मत बढ़ाना, वो सारे मुझे खुद ही रिप्लाई करने होते हैं, कोई टीम वीम रिप्लाई नहीं करती। बिना मतलब काम मेरा मत बढ़ाना, ठीक है। आराम से आपके पास नंबर आ गया, आप उसको सेव कर लो। क्योंकि एक ना ब्रॉडकास्ट लिस्ट का फीचर होता है। ब्रॉडकास्ट लिस्ट में क्या होता है, 256 लोगों की एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बन जाती है। मैं एक मैसेज उसमें डालूंगा तो वो आप सबके पास चला जाएगा, मुझे एक एक को अलग अलग नहीं भेजना पड़ेगा। लेकिन ब्रॉडकास्ट लिस्ट में आया मैसेज वही सुन सकता है, वही पढ़ सकता है, वही देख सकता है जिसके फ़ोन में वो नंबर सेव हो। तो जैसे ही आपके पास ये नंबर आया, फटाक से आपने इसको फ़ोन के अंदर सेव कर लेना है ताकि आप ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड हो सको, ठीक है। डाउट्स आपको पूछने हैं, डाउट्स आप पूछ सकते हैं। मान लो मैंने एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया, सर ये जो सेंटेंसेस थे ना, चारों समझ में आ गए, ये बीच वाला सर इसमें सर एक बार ये क्यों आया, समझ में नहीं आया। ऐसे डाउट्स आपको आ सकते हैं। या जब आपका सिलेबस पूरा, या जैसे मान लो क्विज़ है, ठीक है, क्विज़ के अंदर मैंने वो क्वेश्चन जो आपको पूछना था वो मैंने डिस्कस नहीं किया, आप वो क्विज़ का क्वेश्चन पूछ सकते हो। या मान लो कि क्विज़ के अंदर आंसर ये है कि नीदर के अकॉर्डिंग वर्ब सिंगुलर आएगी, लेकिन आपका दिमाग कुछ और चल रहा है। वो आंसर तो आपको समझ में आ गया, लेकिन कुछ और एक्स्ट्रा बात भी है, वो आपको पूछनी है, वो आप पूछ सकते हो। जब आपका ये सारा सिलेबस खत्म हो जाएगा, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करोगे, तो जो कोई मतलब 2022 में ये वाला एक सवाल आया था, सर उसका आंसर ना मुझे डाउट हो रहा है, इन्होंने गलत दे रखा है, सीडीएस वालों ने, ये सर एनडीए वालों ने गलत दे रखा है, ये सीजीएल वालों ने गलत दे रखा है, उसकी फ़ोटो खींच के भेज सकते हो। ऐसे सवाल, बस एक छोटी सी कॉमन अंडरस्टैंडिंग की बात है बच्चे। आप खुद देखो कि आपके बैच में कितने कमेंट्स होते, कितने बच्चे हैं। और आज का तो मैं पढ़ाने लगा नहीं हूँ, ये जो सुविधा है ये मैं पिछले 3 साल से दे रहा हूँ, तो बहुत बच्चे होंगे। तो बच्चे ये एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा कि इधर से आपने मैसेज भेजा 10 मिनट में रिप्लाई आ जाएगा, उधर से क्वेश्चन मार्क प्लीज बता दीजिए ना, ये सब हरकतें मत करना। आपने भेज दिया, छोड़ दिया। कोशिश मेरी ये रहेगी कि 48 आवर्स के अंदर अंदर आपको रिप्लाई मिले। एक मैं भी बच्चे इंसान हूँ, अगर आपके पास मैं 1200 मैसेज पटक दूंगा, कितनी देर में रिप्लाई कर पाओगे आप, है ना। तो रिप्लाई जरूर आएगा, लेकिन 48 घंटे बच्चे लग सकते हैं, बल्कि लगते ही हैं। 48 घंटे से पहले रेयर ही मैसेज आ पाता है। और तबीयत खराब हो जाए, मतलब अगर सोचो कि 5-7 दिन रिप्लाई नहीं आया, तो समझ जाना क्लास भी नहीं चल रही होगी, आपको आइडिया लग जाएगा, समझ जाना कि इसकी तबीयत खराब है या कहीं गया है। तो ऐसे मत करने लग जाना, ये क्या तरीका हुआ, पहले डाउट नंबर बोलते हो, डाउट बताते नहीं, ये सब हरकतें मत करना। थोड़ा सा इंसान को कम, मुझे टीचर वीचर भी मत समझो, इंसान समझना कम से कम, कि रोज़ के 1200-1300 के करीब ऑन एन एवरेज मैसेज होते हैं। भाई इतना टाइम तो देखो लगेगा, हाँ, लेकिन रिप्लाई आएगा। ये नहीं हो सकता कि रिप्लाई ना आए, रिप्लाई 100% आएगा, ठीक है। चलो जी, नेक्स्ट पे, मोटिवेशन, डेडिकेशन। देखो यार, कितनी वीडियो देख लो, वो पीछे ब्लैक बैकग्राउंड में मोमबत्ती की लाइट वाली, है ना, शेरो शायरी सुन लो। असली जो मोटिवेशन है वो आपके अंदर ही होता है, ठीक। अगर मेरे को पूछा जाए कि भैया क्या है मोटिवेशन,
ऐसा मतलब वो क्या चीज़ है जो नौकरी दिला सकती है, नौकरी तक मोटिवेटेड रख सकती है? तो यार मेरे लिए वो चीज़ पता है क्या है? दो बातें हैं, उनको समझने की कोशिश करना। एक मेरा भाई ने एक बात बोलता था, हुआ क्या था, मैं भी कॉलेज से पास आउट हो गया, बीटेक करी, कहीं नौकरी नहीं लग रही, कोई 7-8 हज़ार की नौकरी भी नहीं दे रहा। फिर किसी ने बताया एसएससी नाम की चीज़ होती है, इसकी तैयारी कर ले। अब उसके बारे में सोच रहा हूँ, इधर से कॉल सेंटर की नौकरी करने की सोच रहा हूँ। तो एक दिन भाई का फ़ोन आया, वो कह रहा है कैसा है भाई? मैं कह रहा हूँ सच बता। अब वो मेरे से छोटा है, वो मेरे से 2 साल छोटा है, और वो पढ़ने में तो मैं भी ठीक ही था, लेकिन वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर गया, कॉलेज वॉलेज के टाइम पे काफ़ी अच्छा कर गया। अब उसकी कॉलेज प्लेसमेंट होगी 5 लाख पैकेज पे, ठीक है। उसके बाद साथ में उसने गेट की तैयारी कर दी, ऑल इंडिया रैंक ले आया वो 48, ठीक। और उसकी इंडियन ऑयल के अंदर प्लेसमेंट होगी, पैकेज लग गया उसका 12.5-13 लाख का, ठीक है। अब वो वहाँ पहुँच चुका है, मेरे से 2 साल बाद ग्रेजुएशन करके भी वो वहाँ पहुँच चुका है, और मेरे को 1.5-2 साल हो गया, मैं खाली बैठा हूँ भाई, कुछ नहीं कर रहा। तो मेरे से उसने जब पूछा कैसा है भाई, क्या मतलब कैसा है, तो मैंने कहा सच बता दूँ? कहता बोल। मैं कहा मेरा मन ऐसा कर रहा है कि अभी रूम से निकलूँ, रोड पे चला जाऊँ और किसी ट्रक के नीचे आके मर जाऊँ। कहता भाई ऐसे क्यों कह रहा है? मैं कह रहा ऐसा लग रहा हो ही नहीं रहा साला, ज़िंदगी में कुछ कहाँ सपने सजा रखे थे कि बीटेक करेंगे, इतने की नौकरी लग जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। कहता यार वैसे तो मैं तेरे छोटा हूँ, देख ज्ञान व्यान देता हुआ अच्छा नहीं लगता, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है भाई कि ना, लाइफ में देखे एक बार तो जी जान वाली मेहनत करनी पड़ती है। तेरे को भी पता है कि जब 10th पास आउट हुआ था उस टाइम पे तो फलानी से बात करता था, है ना। 10वीं 11वीं तेने 12वीं ऐसे खराब कर ली अपनी, कॉलेज के अंदर भी यार पता ही है, देख तेरे को 68% की डिग्री है। तो समझ के देखना यार, कभी ना कभी एक बार तो वो जीत लगाने वाली, घुटने घिसने वाली जो मेहनत है वो तो करनी पड़ेगी ना। लाइफ आपको 3 मौके देती है। पहला मौका देती है वो आपको +1 +2 में, कि आप अपना आईआईटी की या जेई की या एआईपीएमटी की इन सब की तैयारी करके आप अपना निकल जाओ, करियर सेट कर लो। वो नहीं कर पाए तो कॉलेज आपको मौका देता है कि कॉलेज के अंदर 1-2 बच्चों की तो प्लेसमेंट होती है, आप अपनी मेहनत इतनी बढ़ा दो कि उनमें आ जाओ। वो भी नहीं निकल पाए ना तो बच्चे, तीसरा और आखिरी मौका है, दिस इज़ द लास्ट चांस, ये आखिरी चांस है। यहाँ भी अगर आप कुछ नहीं कर पाए ना तो फिर देखो सारी ज़िंदगी गर्दन आपके नीचे ही रहेगी, ठीक है। और खुद उनकी सोचो ना यार, माँ बाप की, उन्हें ना तुमसे कोई पैसा चाहिए। ऐसा नहीं है कि जब तू कमाने लग जाएगा वो कहेंगे हमने तेरे पे उस टाइम इतना पैसा लगाया था, ला सूद समेत दे, नहीं चाहिए भाई उनको। और अभी तुम्हें लग रहा होगा कि तुम उनको बहुत खुश कर दोगे, गाड़ी दे के, ये दे के, वो दे के, कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैंने करके देख लिया, मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ, है ना। समझना मेरी बात, तू उनको अच्छे से अच्छा कुछ करवाने की कोशिश कर ले, तू सोचेगा घुमा दूँ पापा, अरे ठीक है यार अब बुढ़े हो गए हैं, ठीक। कितना भी तू उनको सोचेगा मूवी दिखा लाता हूँ, अच्छी से अच्छी जगह खाना खिला के ले आता हूँ, 5 स्टार में खाना खिला के ले आता हूँ, कहे यार बाहर एसिडिटी सी हो जाती है, घर का ही ठीक है। उनको केवल और केवल एक चीज चाहिए, एक चीज चाहिए जो उनको तृप्ति दे सकती है, वो है उन्होंने जो एफर्ट करे उनका फ्रूट मिल जाए, वो सेटिस्फेक्शन है बस। कि हमने जिस बच्चे के, जिस पौधे को हमने लगाया, जिसको हमने 22-23 साल 24 साल सींचा, वो फल देने लग गया, वो अब सेल्फ सस्टेनिंग हो गया, वो सेटिस्फेक्शन ही तूने दे सकता है, इसके अलावा, या दे सकती हो, इसके अलावा कुछ नहीं। और वही उनको चाहिए, और उससे बड़ा गिफ्ट उनको लिए कुछ है भी नहीं। तो बच्चे उन्होंने सारी ज़िंदगी यार तूने ऐसी तो किया उनके आगे, पापा स्कूल की फ़ीस, पापा कॉलेज की फ़ीस, पापा जूते, पापा चश्मा। कभी तो डायरेक्शन चेंज कर, पैसे नहीं दे सकता, कम से कम ये सेटिस्फेक्शन तो दे ही सकता है, या दे ही सकती हो। भाई यही है यार, मेरी नज़र में तो यही डेडिकेशन है भाई। एक बार घुटने घिसा के मेहनत कर लो, मैं सच बता रहा हूँ। देखो अब शायद इसको आप घमंड कह लो या कुछ भी कह लो, आप ये पूरा बैच देखना, और जितनी आपको मैं मेहनत करता हुआ दिखूँ ना, या जो मेरे कंटेंट का लेवल दिखे, उसका आप 10% ही कर देना अपने आप पे। आपका सिलेक्शन इंग्लिश की वजह से नहीं रुकेगा, ये मेरा वादा है। साथ में बस इतना ही करना है। सबसे बड़ी जो गलती है, ये जो यूट्यूब मंडी पे घूमना, 50 पेड कोर्स इकट्ठे कर लेना, 50 पीडीएफ इकट्ठी कर लेना, इस दुनिया से बाहर आओ। सिलेबस बहुत लिमिटेड है, उसको पूरा कर लो, भटको मत डेली डेली, ठीक है। तो ये थी अपने कोर्स की सबसे 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 इंपॉर्टेंट क्लास, ठीक है। नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलेंगे, अपना नेक्स्ट चैप्टर अपना शुरू करेंगे। जो जो आज की वीडियो के अंदर बताया वो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक। और ये फलाने सवाल इन सबको छोड़ दो, मेरे पास वो धनपत लाल चट्टोपाध्याय की किताब है, ये वो, उससे कर सकते हैं क्या, ओवरव्यू मैंने दे दिया है। जो किताबें मेरी नज़र में सबसे बढ़िया थी, किताब तो मैंने ज़्यादा बोली नहीं, एक आध किताब बोली है वो कैब की प्रैक्टिस की, वो देख लेना, और वो वाली बात जरूर याद रखना।
पता है वो फीलिंग बहुत अलग होती है, उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते आप। जब आप पहली सैलरी से लेके जाओगे ना, पापा के लिए कोई जूते लेके जाओगे, सफारी सूट लेके जाओगे, भाई के लिए कोई घड़ी लेके जाओगे, वो जो फीलिंग होती है ना, वो जो मैसेज आता है, यूर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड बाय 58,383 रुपये बाय जेडेओ जयपुर, समझ आ रहा है? उसकी फीलिंग अलग है। अपने पैसे की बुलेट की दुग दुग अलग है भाई। बाप के पैसे पे तो दुनिया ऐश कर लेती है, उसकी फीलिंग अलग है। लेकिन उसको लेने के लिए ना ये घुटने घिसाने पड़ेंगे। ये जो करते हो ना, कितने घंटे पढ़ना पड़ेगा, इस दुनिया से बाहर आना पड़ेगा, अपने आप को झोंकना पड़ेगा, 1 साल अपने जीवन का आंख बंद करके देना पड़ेगा। वो जो रात रात हेलो बाबी शूना कितने मटर खाए, वो सबसे दुनिया से बाहर आना पड़ेगा। 1 साल अपने आप को कट ऑफ करना पड़ेगा। अगर वो बस की हो तो ही इस लाइन में अपने आप को झोंकना, नहीं तो कुछ और करो जीवन में। ठीक है, आप सबको ऑल द बेस्ट। मेरी तरफ से मैं कोशिश यही करूँगा कि जब मैं कहूँ कि आज ये बैच एंड हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, तो आपसे जब मैं पूछूं हाँ भैया आपका 1-1 रुपया वसूल हो गया, 1-1 मिनट वसूल हो गया, तो जवाब हाँ है। और यही कोशिश आप करना कि पिछले 1 साल में, पिछले 6 महीने में जितना हम जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, आपका एग्ज़ाम से पहले पहले आप अपने आप से जब पूछो क्या मैं अपने आप जो मैंने एफर्ट दिया उससे मैं सेटिस्फाइड हूँ, तो जवाब हाँ है। नौकरी लगने से कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट।